ओके जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास गिट एक नाम की चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाती है। यानी ये एक फोल्डर या एक फाइल आ जाती है गिट इग्नोर के नाम से। और यहाँ पे अगर आप देखें मेरी सारी फाइलों के शुरू में या एंड पे कोई ना कोई सिंबल लगा हुआ है, या तो ये डॉट लगा हुआ है, या ये एम लगा हुआ है, या यहाँ पे यू लगा होगा, या यहाँ पे ए लगा होगा। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये यू लगा हुआ है किसी फाइल के आगे, किसी फाइल के आगे एम लगा हुआ है, किसी फाइल के आगे कुछ, किसी फाइल के आगे कुछ। तो बेसिकली हम नॉर्मली जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो ये करते हैं कि एक टीम हो सकती है और इस टीम में 4 या 5 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर केएफसी का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये केएफसी के प्रोजेक्ट पे 4 लोग या 3 लोग या 2 लोग काम कर रहे हो। तो अक्सर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कोड शेयरिंग की, और एक दूसरे से कोई कोड का चंक या पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करते हैं। और फिर दूसरा बंदा या फिर यूँ हो सकता है कि एक टीम के 4 बंदों को अलग अलग रोल्स मिले हैं। एक बंदे को कहा गया जी कि प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड आपने बनाना है, दूसरे को कहा गया आपने एडमिन पैनल बनाना है, तीसरे को कहा गया जी आपने इसका बैक एंड लिखना है, चौथे को कहा गया जी आपने इसकी एपीआईज लिखनी है और टेस्ट करनी है। तो अब सारे काम तो एक ही प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, तो उनको फ्रीक्वेंटली अपने अपने मॉड्यूल पे काम करके सेंट्रलाइज्ड शेयरिंग करनी होगी या एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी होगी। और फिर उन्होंने सारे लोगों ने जो इंडिविजुअली काम किया होगा उस इंडिविजुअल काम को इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट की शेप देनी होगी। एनीहाउ कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप सिर्फ गिट के 1 या 2 फीचर्स को फिलहाल स्टडी करें या डिस्कस करेंगे हम। और साथ साथ हम इस गिट के फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते रहेंगे जो जो हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। मैंने आपसे पहले ये कहा था बेटा कि हम गिट हब एक टूल है या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करेंगे कोड शेयरिंग के लिए और चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। मैंने आपको अभी एक फीचर बताया कि हम कोड शेयरिंग करते हैं। अगर डेवलपर्स या डेवलपर्स की टीम आपस में एक दूसरे के साथ कोड शेयरिंग करते हैं तो एक तो ये फायदा है गिटहब का। दूसरा ये फायदा है कि इसमें चेंजेस ट्रैक होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंस, किसी भी एक फाइल में भी कोई चेंज की तो गिट जो है ये उन चेंजेस को ट्रैक करता है। आपने एक तो अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है गिटहब पे। मेरा ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैंने इसकी थीम ब्लैक की हुई है। आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली शायद वो वाइट थीम के साथ हो, तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊं तो जब आप लॉगिन करेंगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद तो आपको इस तरह का फ्रंट पेज नजर आएगा। हो सकता है उसकी स्क्रीन वाइट हो, पर ओवरऑल यहाँ प्रोफाइल पिक और ये सारा कुछ। उसके बाद अगर टॉप पे यूआरएल देखें तो मेरा है github.com/sdr यासिर। ये मेरी गिटहब का एड्रेस है या गिटहब की प्रोफाइल का एड्रेस है। आपको ऑब्वियसली अगर आपने क्रिएट कर लिया हुआ अकाउंट गिटहब पे तो आपका अपना अपना प्रोफाइल एड्रेस होगा, और अगर नहीं किया तो आज के दिन में आप ये करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ करना ही होता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। गिटहब पे कोड अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ रेपो क्रिएट करनी पड़ती है, ये रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ती है। रिपोजिटरी इज नथिंग वेरी स्पेशल, बट जस्ट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल फोल्डर। जो आपका गिटहब के प्लेटफॉर्म पे आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर को यहाँ पे टेक्निकली रिपोजिटरी या शॉर्ट फॉर्म में रेपो का नाम दिया जाता है। अगर आप यहाँ टॉप पे देखें ओवरव्यू, तो ये जो मैंने पॉपुलर रेपोज है मेरी रिपोजिटरीज, वो ये है रेस्टोरेंट ऐप है, क्रड ऐप है, एफबीसी केएसए है, बेसिक रिज्यूमे रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स हैं और सी कैलकुलेटर है वगैरह। यानी ये जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ वो मैं यहाँ पे उनके साथ कोड शेयरिंग करता रहा हूँ गिटहब रेपो पे, तो ये उसकी रिपोजिटरीज या फोल्डर्स बने हुए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो रिपोजिटरीज का मतलब टोटल मेरे पास 56 रेपोज है। जो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सारी की सारी रेपोज जो है वो क्रिएट हुई हुई हैं। अगर इनमें मैं क्लिक करूँ तो इनके फर्दर कंटेंट्स ओपन हो जाएंगे, यानी जितनी फाइलें उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, जैसे app.js है, index.html है वगैरह वगैरह। बैक टू दिस। और यहाँ जो हमने प्रोजेक्ट किया होगा, जो टीम कोलैबोरेशन होती है प्रोजेक्ट्स पे, वो आपके यहाँ शो हो रहे होंगे। मेरी अभी कोई कोलैबोरेशन नहीं चल रही। जो पैकेजेस आप लॉन्च करेंगे वो यहाँ शो हो रहे होंगे एंड वगैरह वगैरह। जब आपने कोई नया कोड पुश करना है गिटहब पे तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ से जाके एक नई रिपोजिटरी बनानी होगी। ठीक है, या यहाँ से भी बना सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ इसकी टाइमलाइन पे जाएं और यहाँ पे देखें आपकी रिपोजिटरीज की लिस्ट यहाँ शो हो रही होती है, और यहाँ पे भी आप क्लिक करके एक नई रिपोजिटरी बना सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम वगैरह देंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेपो इन अ मिनट, बट बिफोर दैट
गिटहब का जहां मैंने एक पर्पज आपको बता दिया कि दो पर्पसेस बताए हैं, पहला कोड शेयरिंग, दूसरा ट्रैकिंग द चेंजेस इन द कोड, यानी आपके पूरी रिपोजिटरी में जहां जहां कोई चेंज हुई होगी, किसी ने भी कोई चेंज की होगी तो उसको ट्रैक करेगी हमारी ये गिट। अब ये ट्रैक से क्या मुराद है, बेसिकली मिसाल के तौर पे चार लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला कि एक बंदा एक मॉड्यूल पे काम करता है, दूसरा बंदा दूसरे मॉड्यूल पे काम करता है, तीसरा डेवलपर तीसरे पे और चौथा चौथे पे। हर बंदा अपने अपने मॉड्यूल पे काम करके जब सबमिट कराता है अपनी अपनी चेंजेस, तो हो सकता है एक बंदे की चेंजेस दूसरे बंदे की हुई चेंजेस से कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, और उस एक बंदे की खराबी की वजह से ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट ही बिगड़ जाए या काम करना छोड़ दे। तो फिर ऐसा होता है अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेज में या टीम्स में कि ये ब्लेम गेम चलती है। एक कहता है नहीं नहीं मैंने तो सब कुछ ठीक किया हुआ था, उसकी वजह से खराबी हुई है। दूसरा कहता है नहीं मेरा भी सब कुछ ठीक चल रहा था, ये खराबी उस फलां बंदे की वजह से हुई है। तीसरा कहता है नहीं मेरा भी सब सारा कोड ठीक चल रहा है मेरे लोकल सिस्टम पे, ये उसने खराबी की हुई है। तो ये ब्लेम गेम बड़ी कॉमन है। इससे अवॉइड करने के लिए जब हम गिट टूल को इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस को ट्रैक रखता है और सारी चेंजेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। हम इवन एक सिंगल डॉट भी रिमूव करते हैं या नया ऐड करते हैं तब ये उसको भी पकड़ लेता है गिट। तो ये उस ब्लेम गेम से बचने में भी हमारी हेल्प करता है। तो प्राइमरीली ये तीन पर्पसेस हम इसको देखेंगे, ये सर्व करता है हमारा गिट। अच्छा, गिट हब जो है ये ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो गिट हब से पहले हम एक और टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं गिट। अच्छा, ये याद रखिएगा बेटा, गिट और गिट हब दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। मैंने सिंपली गिट किया तो मुझे इसने ये वाली वेबसाइट दी टॉप पे, gitscm.com। मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक टूल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड इवन। अच्छा, ये बेसिकली है क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये इसका चौथा पर्पज है। तीन पर्पज मैंने बता दिए आपको। नंबर एक कोड शेयरिंग, नंबर दो ट्रैकिंग द चेंजेस, और नंबर तीन क्या कहा मैंने, तीसरा क्या बताया था, नहीं हो कुछ भी। एक और पर्पज है इसका, वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जनिंग का। वर्जनिंग का मतलब ये है कि जिस तरह आप अक्सर देखते होंगे किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एप्लीकेशन में कि आपको उसके डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है। फिर हर वर्जन इंडिपेंडेंटली इंटैक्ट होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि वर्जन 2 आपने लॉन्च किया तो वर्जन 1 पुराना पूरा का पूरा ओवरराइट हो गया या रिप्लेस कर दिया उस वर्जन 2 ने वर्जन 1 को। बल्कि वर्जन 1 जो है वो इंडिपेंडेंटली पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा। वर्जन 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप वर्जन 2 को लॉन्च कर देंगे। वर्जन 3 जब कंप्लीट होगा तो इसी तरह वर्जन 3 को लॉन्च कर देंगे, वर्जन 2 इंटैक्ट रहेगा। तो ये सारी के सारी सॉफ्टवेयर की वर्जनिंग को भी कंट्रोल करता है गिट। हमने सबसे पहले करना होता है जी गिट इंस्टॉल अपने सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू दिस वेबसाइट gitscm.com, और यहाँ पे ये डाउनलोड है फॉर विंडोज, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे गिट को। जब आप गिट को डाउनलोड करेंगे, मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है, तो जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे यानी इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपके ये दो चीजें आ रही होंगी, गिट यूआई, जीयूआई और गिट बैश। ठीक, तो हम आप सिर्फ इसे इंस्टॉल कर लेंगे फिलहाल, इसे इसका करेंगे कुछ भी नहीं आप। अब जब आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, जब आप वापस अपने फोल्डर में आएंगे तो आपने जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो यह ऑटोमेटिकली उस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को गिट रिपोजिटरी के तौर पे ट्रीट करेगा, यानी गिट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा। अगर ये गिट इनिशियलाइज्ड ना हो तो एक तरीका है, यहाँ पे ये आपको एक टूल नजर आ रहा होगा सोर्स कंट्रोल का, आप इस पे क्लिक करें तो बेसिकली जितनी फाइलें भी जिनमें मैंने कोई चेंज की है या कोई चीज़ डिलीट की है या कोई चीज़ मॉडिफाई की है, उन सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड या ट्रैक यहाँ आ जाएगा, जिसको हम सोर्स कंट्रोल पैनल कहते हैं। अगर आपके पास ये सोर्स कंट्रोल पैनल ना ना आ रहा हो, इनफैक्ट सोर्स कंट्रोल पैनल तो जरूर आ रहा होगा लेकिन उसके अंदर अगर आप ये चेंजेस ना आ रही हो, आपकी ये जो चेंजेस हैं, तो यहाँ पे लाजमी एक बटन आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा इनिशियलाइज एज अ गिट रिपोजिटरी या स्टार्ट अ गिट रेपो या समथिंग लाइक दैट। तो आप उस पर क्लिक करें। अगर किसी का ऐसा केस होगा तो मुझे आज ही की क्लास के एंड में बताएगा, मैं फिर उसको बताऊंगा कि कैसे उसने गिट की रेपो को सेटअप करना है। तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन में आपकी जो रूट पे गिट ऑटोमेटिकली गिट, सर मेरा ऐसे ही आ रहा है। कैसे जैसे मेरा दिख रहा है ऐसे ही आ रहा है। नहीं, वो ऐसे इनिशियलाइज पॉजिटिव। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। आपका क्या नाम है मुझे बताएं जरा, मैं आपका एक यूज केस लेके बाकियों के लिए भी इसी बहाने डिस्कस कर लूंगा। मोहम्मद मेहरान, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ बेटा। तो या तो आपका ये चीज चेंज आ रही होगी, या जैसे मेहरान ने कहा कि उनका
यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, इनिशियलाइज एज अ गिट रिपोजिटरी या स्टार्ट एज अ गिट रिपोजिटरी, यानी वो आ रहा होगा, तो हम उसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो डायरेक्टरी होगी वो गिट डायरेक्टरी बन जाएगी। यानी मेरी और मेरे साथ कुछ लोग और जो नहीं बोले शायद, उनकी भी बाय डिफॉल्ट ये जो रूट डायरेक्टरी है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है रिएक्ट बैच 3, ये मेरी डायरेक्टरी बतौर गिट इनिशियलाइज हो चुकी है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो गिट की रिपोजिटरी है ये सारी चेंजेस को ट्रैक कर रहा है लोकल सिस्टम में, यानी इसका ताल्लुक अभी तक गिट हब से कोई भी नहीं है। मैं इसको लिंक करने जा रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने गिट एक टूल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ये बेसिकली गिट क्या करेगा, ये जो वर्जनिंग या ट्रैकिंग है ये आपको आपके लोकल सिस्टम में इसकी फैसिलिटी दे देगा, यानी तमाम की तमाम चेंजेस जो ट्रैक हो रही हैं, जो वर्जनिंग हो रही है, वो सारी की सारी आपकी लोकल सिस्टम में होगी अगर आपके पास ये टूल मौजूद है, विच इज गिट। सो आई सपोज कि आपने इसे डाउनलोड कर लिया होगा अब तक, और जब डाउनलोड करेंगे तो साथ ही इसको इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। ये बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रेट अवे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसको बंद कर दिया। अब अगला स्टेप ये है कि आपकी ये जो वर्जनिंग है ये आपके लोकल सिस्टम पे हो रही है। अब हमने इसको बेसिकली लिंक करना है गिट हब की रिमोट रेपो के साथ। लिंक भी करेंगे लेकिन हम उससे पहले एक काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कार्ड की कार्ड जेएस में जाता हूँ, और बाय डिफॉल्ट मैंने कोई भी चीज़ चेंज की, मिसाल के तौर पे मैंने ये चीज़ रिमूव करके दोबारा लिखी, या मैंने यहाँ पे बिलफर्स गो समवेयर के बजाय टेक्स्ट को चेंज करके मैं लिख देता हूँ जी ऐड टू बकेट। अब जब मैं इसे सेव करता हूं तो यहाँ पे यू आ गया, या पहले से यू था। तो बेसिकली जब मैंने कहा कि मेरी ये जो रेपोजिटरी है या रेपो है ये गिट की रेपो है, तो गिट की रेपो में आपकी फाइल्स और फोल्डर्स की दो तीन स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होती है अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब जब आपके सामने फोल्डर के सामने या फाइल के सामने यू लिखा हो तो इसका मतलब ये जो दो फाइलें हैं ये अनट्रैक्ड है, यानी मेरी गिट जो है वो इन फाइलों को ट्रैक नहीं कर रही। ये पहली स्टेट है गिट की। आई एम जस्ट लेट मी ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम फॉर दैट, और इसके लिए मुझे नोटपैड पे जाने दें, और उसके लिए या नोटपैड से भी बेहतर है कि क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, यस। तो जब मेरे फोल्डर में गिट इंस्टॉल्ड होगा और मेरी करंट डायरेक्टरी को या करंट फोल्डर को ट्रैक किया जा रहा होगा, तो वन ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स, यानी मेरी गिट की जो फाइल्स हैं, गिट की डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, इन तमाम फाइल्स की कोई एक स्टेट होगी। सबसे पहले जो स्टेट होगी दैट इज कॉल्ड एज यू। यू का मतलब अनट्रैक्ड। इस स्टेट में जब मैं एक कमांड अभी इशू करके दिखाऊंगा, इस स्टेट से मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपनी तमाम फाइल्स को अगली स्टेट पे लेके जाना है, विच इज ए। ए मीन्स एडेड या एडिंग। सो अनट्रैक्ड फाइल्स को मैं ऐड करूंगा अपनी स्टेजिंग एरिया पे, यानी जो सेकंड एरिया है बेसिकली उसको हम स्टेजिंग कह सकते हैं। और ये मैं किसी भी अपनी चीज को या अपनी फाइल को स्टेजिंग पे कैसे ले जा सकता हूँ, या जब स्टेजिंग पे लेके जाऊंगा, जब स्टेजिंग पे लेके जाऊंगा तो दिस वुड बी द सेकंड स्टेज, और उस केस में मेरी फाइल्स के सामने लिखा हुआ आ जाएगा ए। बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है यू। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, मेरी तमाम फाइल्स जिनको अभी तक ट्रैक नहीं किया जा रहा, वो उनके सामने आ रहा है यू। जब मैं इनको स्टेजिंग एरिया पे डाल दूंगा इन फाइल्स को या फोल्डर्स को, या आप यहां से भी जाके देख सकते हैं कि जितनी भी अनट्रैक्ड है, अब तो बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको ट्रैक नहीं किया जा रहा, सारी की सारी अनट्रैक्ड है। जब इनको मैं स्टेजिंग एरिया पे डाल दूंगा तो इन सब के सामने ए आ जाएगा। ए का मतलब एडिड।
और उसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट गिट की स्टेज थी अनट्रैक, मैंने उनको स्टेजिंग पे डाला तो वो आ गई एडिट स्टेज में। अच्छा, स्टेजिंग एरिया बेसिकली वो होता है बेटा कि जब हम फाइनली कोई चीज बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं, तो स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि ये वो एरिया है जहां आप फाइनल टेस्ट कर लें इसका, इसको देख लें, इसको रिव्यू कर लें, इसको कंसिडर कर लें, बिकॉज अभी आप इसको कमिट करने जा रहे हैं, इन चेंजेस को सबमिट करने जा रहे हैं। तो सबमिट करने से पहले आपने उनका फाइनल रिव्यू करना होता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनल बग तो नहीं रहेगी। जब आपने फाइनल रिव्यू कर लिया, सब कुछ देख लिया, आपके मुताबिक सारा कुछ ओके है, तो फिर आपने इसको स्टेजिंग एरिया से फाइनल कमिट करना होता है, यानी फाइनल चेंजेस को सबमिट करना होता है, और इसको हम बेसिकली नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, जिसको हम कमिटिंग कहते हैं या फाइनल कमिट कहते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी स्टेज जो है, दैट इज कॉल्ड एज कमिट। पहली स्टेट थी हमारी अनट्रैक्ड, हमने अनट्रैक से उसको स्टेजिंग में डाला, सारी चीजें ट्रैक में आ गई और ट्रैकिंग शुरू हो गई, और फिर स्टेजिंग में हमने उसका फाइनल रिव्यू किया। जब हमारा फाइनल रिव्यू हो जाता है, सब कुछ रेडी हो जाता है, तो फिर हम चेंजेस को क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। जब आप चेंजेस को कमिट कर देते हैं तो फिर आप उनको अनडू नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ कमिट करने से पहले आपने सारा कुछ इस स्टेज पे ओके करना होता है। तो जब एक चीज कमिट हो गई तो वो फिर अनडुएबल नहीं होगी। जब भी आपने उसमें कुछ चेंज करनी हुई तो फिर आप दोबारा से यहाँ जाएंगे, उसको चेंज करेंगे, फिर उसे स्टेजिंग पे डालेंगे, फिर उसे कमिट करेंगे। जब ये कमिटेड जो चीज होगी ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती, इसलिए ये सोच सोच समझ के करना है। तो बेसिकली गिट में काम करने के लिए आपको ये तीन स्टेजेस जो है वो अभी अभी मैं बताने लगा हूँ, और फिर इससे आगे चलूंगा मैं। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे और आप इस वक्त यहाँ पे कोई कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, मैं कंट्रोल बैकटिक प्रेस करूंगा शॉर्टकट, तो ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा इसी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जिनको ये नहीं पता बैकटिक क्या होता है, यू आर सिंपली सपोज टू ओपन दिस टर्मिनल, यानी मेन्यू में जाएंगे, ये टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक टर्मिनल यहीं पे ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल वही टर्मिनल है जो आप विंडो की कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ CMD इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ आप CMD में आ गए, तो यहाँ पे आपको खुद ही फोल्डर में नेविगेट करके जाना पड़ेगा करंट फोल्डर तक, जबकि जब इसमें आप टर्मिनल को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली करंट फोल्डर में ही टर्मिनल को ओपन करेगा, विच इज रिएक्ट बैच 3, विच इज दिस वन, रिएक्ट बैच 3, जो हमारा करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पे CLS कमांड दूंगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूंगा, और अभी आप देखिएगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे जाके देख लें जो अनट्रैक्ड थी फाइलें यू, या सोर्स कंट्रोल में देख लें जो यू लिखा हुआ सब पे, इसका मतलब ये अनट्रैक्ड है। ये एम का मतलब मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड का मतलब इन फाइलों में मैंने कोई ना कोई चेंज की है, तो चूंकि ये ट्रैक हो रही थी तो इसने पकड़ लिया कि इनमें इनमें मॉडिफिकेशन हुई है। फिर डी का मतलब है डिलीट, यहाँ देख लें लाइन में लगी हुई है कि इस फाइल को मैंने डिलीट किया था, तो इसने इसको भी ट्रैक कर लिया कि क्या डिलीट हुआ है, क्या चीज अनट्रैक्ड है और क्या चीज मॉडिफाइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज चेंज कर लूँ, अनट्रैक के बाद एक और स्टेट बीच में इंट्रोड्यूस करवा लें, मॉडिफाइड। आप इसको यू कर लें मॉडिफाइड, तो अब बाय डिफॉल्ट ये अनट्रैक्ड होगी। अनट्रैक्ड के बाद ये जाएगी किस स्टेट में, मॉडिफाइड स्टेट में। मॉडिफाइड स्टेट के बाद किस में जाएगी, एडेड में, और एडेड के बाद किस में जाएगी, कमिट में। सो दिस इज द वर्क फ्लो, अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड, एडेड, कमिट, अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड, एडेड, कमिट, ये स्टेप्स हम रिपीट कर रहे होंगे। सो बाय डिफॉल्ट मेरे पास बहुत सारा स्टफ ऐसा है जो अनट्रैक्ड है करंट फोल्डर में। करंट फोल्डर से मेरा रूट डायरेक्टरी है मेरी, और रूट डायरेक्टरी से मेरा सबसे पेरेंट रिएक्ट बैटरी। तो मैं इसमें जाके एक काम करूंगा, गिट, अच्छा जब आपकी गिट इंस्टॉल्ड होती है तो फिर आपके पास ये गिट की कमांड भी अवेलेबल हो जाती है। यानी ये जो मैंने गिट SCM का टूल आपको बताया था, गिट लिखेंगे तो ये जो गिट का टूल मैंने बताया था, ये गिट का टूल जब आपके पास इंस्टॉल्ड होगा सिस्टम में, तो आप ये गिट की कमांड लिख सकेंगे, अदरवाइज ये गिट की कमांड आपको एरर देगी। ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जितनी भी मेरी अनट्रैक चेंजेस हैं मैं इनको ट्रैकिंग में लाने के लिए करूंगा गिट स्पेस ऐड। जी बेटा, सवाल है किसी का? ओके, मैंने गिट लिखा। जी जी फहद, एनी सर क्वेश्चन? पहले स्टेटस दिखा देंगे आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक हो गया, स्टेटस बेटा ये वाला, ये जितनों के सामने यू लिखा हुआ है, अनट्रैक्ड। ठीक है,
या सोर्स कंट्रोल में जाएं तो सारी की सारी अनट्रैक्ड यहाँ आ रही हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे ट्रैकिंग करना शुरू हो जाए, यानी ये मेरी दूसरी स्टेट पे आ जाए, अनट्रैक्ड से एडेड में आ जाए। एडेड किधर? स्टेजिंग पे। तो मेरे पास यहाँ गिट की कमांड अवेलेबल है। गिट ऐड करके मैं यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख सकता हूँ जिस फाइल को मैं ट्रैकिंग के लिए इनेबल करना चाहता हूँ, यानी अनट्रैक्ड से उसे स्टेजिंग पे डालना चाहता हूँ, यानी इस स्टेट से मैं इस स्टेट में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ उस फाइल का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर फाइल को नहीं, बल्कि इस रूट डायरेक्टरी में जितनी फाइलें हैं उन सारों को ऐड कर दो स्टेजिंग एरिया पे। तो उन सारों को ऐड करने के लिए मैं यहाँ डॉट लिख दूंगा। डॉट का मतलब करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी रिएक्ट बैच 3 है, तो मैंने कहा गिट ऐड कर दो उन तमाम चीजों को जो कि रूट में पड़ी हुई, यानी करंट डायरेक्टरी में पड़ी हुई। अब मैं एंटर करूंगा। अगर मेरे पास कोई एरर नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा, तो ये कुछ ब्रीफ बाय डिफॉल्ट छोटी सी इंस्ट्रक्शंस देगा या वार्निंग देगा। आप इनको फिलहाल इग्नोर कर दें और ये दोबारा मुझे मेरे पास वही रिएक्ट बैच 3 रूट फाइल में पहुंच जाऊंगा या रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इसने वो सारी चेंजेस कर दी होंगी, यानी जितनी भी अनट्रैक्ड थी उनको ऐड कर दिया होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब बेसिकली करंटली मैं यहाँ वापस जाऊं अगर, तो ये सबके सामने जहां पहले यू लिखा हुआ था अब आ गया ए। ए का मतलब एडेड। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊं सोर्स कंट्रोल में, तो जितने भी यू थे वो सारे के सारे ए आ गए, और ए का मतलब ये है कि ये स्टेजिंग एरिया पे ऐड हो गए। अब अगर मैं दोबारा कोई चीज चेंज करूंगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ऐड किया तो ये स्टेजिंग पे ऐड होके ऐड की स्टेट पे आ गए। अब अगर मैं कोई चेंज करूंगा और फिर सेव करूंगा तो ये ऐड से दोबारा एम में चले जाएंगे, यानी अब दोबारा ये क्या, दोबारा किस स्टेट में आ जाएंगे? मॉडिफाइड स्टेट में आ जाएंगे। सो अब मैं इसे सीएलएस करूंगा। ये जितने भी एडेड हैं इनमें से किसी में भी मैं यहाँ पे माय टेस्ट कार्ड, अब अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव करूंगा तो यहाँ देखिए जिस फाइल में मैंने सेव किया उसको उसने एम कर दिया। एम का मतलब ये अब दोबारा मॉडिफाइड स्टेट में आ गया, यानी मैंने इसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की, इसमें कोई ना कोई चेंज की। अब अगर मैं यहाँ से किसी और फाइल में चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे वापस यहाँ आए, कार्ड डॉट सी एस एस में आए, और इस कार्ड डॉट सी एस एस में वैसी कुछ चीज लिख दें, मिसाल के तौर पे कोई क्लास। अभी बेशक उस क्लास के अंदर कुछ लिखे नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए, टेस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, और यहाँ देख लें कि ये ए है, यानी एडेड है, मॉडिफाइड नहीं है। तो मैं अगर इसको सेव करूंगा तो नाउ इट हैज गॉन टू द एडेड। ये जो ग्रीन लाइन है या ऑरेंज टाइप ऑफ लाइन है, इसके बारे में फात पूछ रहे थे, ये वार्निंग है बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब भी मैं किसी फाइल में चेंज करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, तो वो किस स्टेट में आ जाएगी? मॉडिफाइड स्टेट में आ जाएगी। अब आप दोबारा इस डायग्राम को देखें, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अनट्रैक्ड। द मोमेंट आई वांट टू मेक देम ट्रैकेबल, अनट्रैक्ड फाइल्स को ट्रैकेबल बनाता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? उनको ऐड करूंगा स्टेजिंग एरिया में। फर्स्ट वंस जब ये स्टेजिंग एरिया पे ऐड हो गई, तो फिर जब भी मैं चेंज करूंगा हर दफा वो किस स्टेट में जाएंगी? मॉडिफाइड स्टेट में। फिर मैंने मॉडिफाइड स्टेट से दोबारा मैंने ऐड करना है, फिर कोई चेंज करूंगा तो फिर ये मॉडिफाइड स्टेट में आएंगी, फिर मुझे चेंजिंग के बाद उसे ऐड करना पड़ेगा, फिर ये दोबारा कुछ चेंज करूंगा। तो जब तक मैं चेंज करूंगा वो मॉडिफाइड एडेड, मॉडिफाइड एडेड, मॉडिफाइड एडेड, ये इसी इन्हीं स्टेट्स के दरमियान घूमती रहेंगी। अब जब मैं कोई चेंज मेरी फाइनल होगी, मैंने कहा जी अब इसके बाद कोई चेंज नहीं करनी, ये मेरी हतमी वर्जन तैयार हो गया, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा? एडिट से उठा के कमिट में डाल दूंगा, और कमिट का मतलब है दिस मॉड्यूल, दिस फीचर, दिस फाइल इज एब्सोल्युटली रेडी। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब ये देखिएगा, ये जितनी जितनी भी चेंजेस है ना, ये सारी या तो मॉडिफाइड है या स्टेजिंग एरिया पे डली हुई है। तो इनको मुझे फाइनल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट कमिट। अच्छा, कमिट का मतलब ये है कि मेरी ये चेंजेस फाइनल हो चुकी हैं, अब मुझे ये सबमिट करनी है। तो सबमिट करने के लिए आप क्या करते हैं? कमिट करते हैं। तो चूंकि बेसिकली आप बहुत सारे कमिट करते हैं एक ही फोल्डर में, तो आपको याद रखना समटाइम ये नेसेसरी होता है डेवलपर्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि मैंने किस कमिट में क्या चेंजेस की हुई थी। यानी जब मैंने पहला कमिट किया तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस की,
जब दूसरा कमिट किया तो क्या चेंजेस की, जब तीसरा कमिट किया तो क्या चेंजेस की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -m, इसका एक फ्लैग है, और उसके बाद डबल कोट्स में वो मैसेज लिखता हूँ जो मैसेज मेरा दिल करता है, जो मैंने चेंजेस किए हैं, ताकि वो मीनिंगफुल रहे बाकी टीम मेंबर्स के लिए और मेरे अपने लिए। मैं कहूँगा जी कि दिस इज माय फर्स्ट commit and I have made, in fact, I have created a content module for the KFC project. So ये डिस्क्रिप्शन आपकी कोई भी हो सकती है। जब आपने ये डिस्क्रिप्शन दे दी और आपने एंटर किया तो ये कुछ मैसेज देगा आपको, और उसके बाद ये परसेंटेज में दिखाएगा क्रिएट 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 क्रिएट, इसने सब कुछ क्रिएट कर दिया, और एंड पे दोबारा मेरे पास वही कमांड आ गई जो कि रूट पे थी, यानी रूट पे कंट्रोल वापस आ गया। और अब आप अगर यहाँ पे आके देखेंगे तो एवरीथिंग हैज बीन कमिटेड और सबमिटेड एक्सेप्ट दिस वन। ये अभी मॉडिफाइड स्टेट में है, आई डोंट नो क्यों। नेक्स्ट कमिट करेंगे, इसको भी वैसे कमिट होना चाहिए, हम दोबारा से कमिट करेंगे तो होपफुली कि ये भी यहाँ से क्लीन हो जाएगा। अब आपने जब कमिट कर लिया तो यहाँ से जितनी भी चेंजेस आपके स्टेजिंग एरिया पे थी वो स्टेजिंग एरिया से उठ के कहाँ चली गई, इस फाइनल स्टेज में, कमिट में। तो दिस इज हाउ हम इसको कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करेंगे इस वर्कफ्लो को। और ये बहुत ज्यादा, अगर आप किसी भी जॉब को या फ्रंट एंड की हो या बैक एंड की हो उसमें देखेंगे तो उसमें से मेजोरिटी या 90% पे ये स्किल एडिशनल रिक्वायर्ड होगी जी कि आपको गिट पे आपका हाथ साफ होना चाहिए। बेसिकली मैंने सिर्फ गिट में 3 कमांड्स आपको पढ़ाई हैं, और वो 3 कमांड्स मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल होंगी, और वो 3 कमांड्स इन 4 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में रहने के लिए आपके लिए जरूरी होंगी। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अनट्रैक्ड। The moment you add the changes to the staging for the first time, you issue the command git add, और आगे फाइल का नेम दें, फोल्डर का नेम दें, या डॉट दे दें करंट डायरेक्टरी के तमाम कंटेंट्स को ऐड करने के लिए स्टेजिंग एरिया में। अब जब आप स्टेजिंग एरिया में हैं तो स्टेजिंग एरिया मैंने कहा था बेसिकली रिव्यू के लिए होता है। आपने रिव्यू किया, आपको रिव्यू के दौरान लगा कि नहीं जी मुझे कुछ चीज चेंज करनी है, तो देन आप जब उस फाइल में ओपन करके कुछ चेंज करेंगे तो ये इस स्टेजिंग से वापस किस स्टेट में चली जाएगी, मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। जब आपने कुछ चीज मॉडिफाई कर ली, आपने दोबारा उसको कमिट करना है, तो कमिट से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। जब उसने ऐड की तो दोबारा एडिट स्टेज में आ गई, एडिट स्टेज में फिर आप उसे रिव्यू करेंगे। जब आप रिव्यू के दौरान आपको फील हुआ कि नहीं अभी मजीद कुछ चेंज करनी है, तो आप देन उसको दोबारा से चेंज करेंगे, वो दोबारा मॉडिफाइड स्टेट में चला गया, देन यू हैव टू गेट इट बैक टू द एडिट स्टेट, एंड देन जब आपने सब कुछ यहाँ रिव्यू कर लिया, देन यू हैव टू सबमिट इट फाइनली टू द सेंट्रल गेट। सो अब मैं आपको दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। मेरी सबसे पहली कमांड थी कि मैंने गिट ऐड डॉट, मैंने कहा था जी करंट डायरेक्टरी में जितना कुछ है उस सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब मैंने जब ऐड कर दिया तो सब कुछ ऐड हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा अभी जब फाइनल कमांड है तो दिस शुड गेट कन्वर्टेड टू द एडिट स्टेज होना चाहिए इसको। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं। कार्ड टाइटल मैंने भी कंट्रोल एस सेव किया, इसको सीएलएस किया, ये मॉडिफाइड है, इसको मैंने दोबारा से गिट ऐड एवरीथिंग इन द करंट फोल्डर इज एडेड टू दिस। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर ये कमांड काम ना भी करे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें अनस्टेज चेंजेस, और इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी इट शुड गेट कन्वर्टेड टू द, ये प्लस का साइन होता है, इसका मतलब आप इसको स्टेज करें, क्लिक करेंगे तो ये स्टेजिंग एरिया पे यहाँ से भी जाना चाहिए। बट आई डोंट नो दिस स्टेटस इज नॉट बीइंग चेंज, शायद समथिंग इज रॉन्ग विद माय कमांड। बट हम इसको देख लेते हैं। पहली स्टेज आपकी ये होती है हमेशा गिट ऐड डॉट, डॉट की जगह आप कोई फाइल नेम भी दे सकते हैं, कोई फोल्डर नेम वगैरह भी दे सकते हैं। दूसरी स्टेज ये है कि आपने इसको गिट कमिट, जब आप मॉडिफाई करके ऐड करके सब कुछ फाइनल कर सकें तो फिर आपने उसे कमिट करना है, यहाँ माइनस देना है और यहाँ पे कोई मैसेज देना है, दिस इज माय सेकंड कमिट।
मैंने ओके करना है, तो उसने वन फाइल चेंज कर दिया, यस। अभी वो स्टेटस चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन वो ऐड हो चुका था बेसिकली फॉर सम रीजन। तो उसने कहा जी वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन और वन डिलीशन, जो भी इंसर्शन डिलीशन हमने की वो उसने करके। डिलीशन किसको कह रहा है? मैंने जो एग्जिस्टिंग टाइटल था ना माय टेस्ट कार्ड, मैंने उसे रिमूव किया था और फिर लिखा था माय कार्ड, तो उसको वो डिलीशन कह रहा है कि आपने एक डिलीशन भी की है बीच में। सो दिस इज नाउ फाइनली कमिटेड। और अगर आपके सोर्स कंट्रोल में कुछ भी ना आ रहा हो, यानी चेंजेस जीरो आ रही हो, तो इसको नॉर्मली टेक्निकल टर्म में कहते हैं वर्किंग ट्री इज क्लीन। यानी हमारा वर्किंग ट्री क्लीन है, हमने जितनी भी चेंजेस की सारा कुछ सबमिट कर दिया, किसी के सामने कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं किसी में अब मजीद चेंज करूंगा तो यहाँ फिर वही दोबारा आ जाएगा। माई टाइटल वन करूंगा तो दोबारा ये किस स्टेट में चली जाएगी? मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। देखें, अब दोबारा से मॉडिफाइड स्टेट से दोबारा मुझे ऐड करना है और दोबारा कमिट करना है। तो जब सब कुछ कमिटेड हो और सोर्स कंट्रोल में कोई चेंज ना हो, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज और वर्किंग ट्री इज क्लीन, हमने सब कुछ सबमिट कर दिया हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है जी? ये सिर्फ 3 कमांड्स इतनी पावरफुल हैं कि यू हैव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स इनफैक्ट इन प्रोफेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशनल डेवलपर्स जो मार्केट में करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। यहां तक किसी का सवाल हो तो मुझे बताएं जल्दी से। नहीं सर। ओके दैट्स ग्रेट। किसी और का बेटा, किसी को समझ ना आ रहा हो, किसी को अभी तक ना पता हो कि हम क्यों गिट 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 डाली हुई है, पूरा आधा आधा लेक्चर गुजार दिया हमने। आज के बाद मैं गिट को कभी डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ गिट की कमांड्स अप्लाई करूंगा हर चेंज के बाद, ताकि आपको पता लगता रहे। ओके जी, इफ देयर इज नो क्वेश्चन दैट्स ग्रेट, ऑल क्लियर। अब बेटा मुझे ये करना है कि ये जो मैंने गिट में कमिट किया, ये चेंजेस को सबमिट किया, ये कहाँ सबमिट किया, आपका सवाल हो सकता है। तो बेसिकली ये मेरे अपने लोकल सिस्टम में सारी चेंजेस ट्रैक हो रही हैं, सारी चेंजेस कमिट हो रही हैं, सारी चेंजेस स्टेज हो रही हैं। ये स्टेजिंग, ये मॉडिफाइड स्टेट, ये एडिड टू द स्टेजिंग एरिया, या ये कमिट, ये कहाँ हो रहा है? बेसिकली इस सॉफ्टवेयर टूल इसको कंट्रोल कर रहा है, ये जो गिट है ये इसको हैंडल कर रहा है, अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है। इसका ताल्लुक गिटहब से बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। तो अभी मैं इसका ताल्लुक गिटहब से बनाने लगा हूं। गिटहब बेसिकली एक वेब बेस्ड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हम कोड को शेयर करते हैं, और वो बेसिकली ये जो जितना काम हम लोकल कर रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि ये वेब पे सेंट्रलाइज्ड हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो गिट को इंट्रोड्यूस करने का ये था ना कि हम कोड शेयरिंग करें अक्रॉस द टीम, या जो डेवलपमेंट की कम्युनिटी है उसके साथ। तो गिट जो सारा काम लोकल में कर रहा है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी चीजें लोकल होस्ट यानी मेरे अपने सिस्टम में हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें वेब पे चली जाएं। तो उसके लिए अब मैं गिट को क्लोज करता हूं, हमें गिट चाहिए। तो यहाँ मुझे सबसे पहला स्टेप ये है बेटा कि मुझे एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैंने कहा अगर आप अपने गिटहब लॉगिन ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आपको अपना यहाँ प्रोफाइल नजर आ रहा होगा, जैसे मेरा है साइन इन एज एसडीआर यासिर। आप यहाँ बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन शो होती है बाय डिफॉल्ट, जैसे फेसबुक पे टाइमलाइन शो होती है। तो उसके बाद अगर आपको नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नई रिपोजिटरी का मतलब नया फोल्डर। आप इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है जी कि आपकी जो रेपो बनेगी वो SDR/YSIR/ के साथ बनेगी। जैसे हमारे सिस्टम में जब भी कोई नया फोल्डर जिसको हम रेफर कर रहे होते हैं, तो स्लैश फोल्डर देन स्लैश सब फोल्डर देन उसके आगे सब फाइल वगैरह, उस तरह से पाथ बनता है उसका। तो मैंने यहाँ पे इस रिपोजिटरी को कोई भी यूनिक नाम देना है। मैं इसको कह सकता हूँ जी रिएक्ट, और ये साथ साथ बताता है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, रिएक्ट बैच ट्री के नाम से, या रिएक्ट बैच ट्री, या हम इसको ज्यादा मीनिंगफुल कर लेते हैं जी मन बैच ट्री। तो अब बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक रेपो होगी, आप प्राइवेट रेपो नहीं बना सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये फ्री टूल है अगर आप इसे पब्लिक रखते हैं। ऐड रीडमी ये सारा कुछ बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रहने दें। मैंने सिर्फ नाम दिया, और नाम देने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट रिपोजिटरी। अब जो ही मैंने क्रिएट रेपो की, तो उसने मुझे ये दे दिया कि आपकी रेपो का जो एड्रेस है वो ये है SDRYSIR/मन-बैच-3। और यहाँ टॉप पे यूआरएल भी देख लें। यूनिवर्सली पूरी दुनिया में कोई भी बंदा ये यूआरएल इंटर करेगा तो वो डायरेक्ट मेरी इस रेपो तक पहुंच जाएगा। तो ये शेयरिंग के बेनिफिट्स हैं कि अब आप मुझे कल कह रहे थे क्योंकि जो कोड शेयर कर दे हमारे साथ, तो मुझे क्या करना पड़ता, खुद से उस फाइल को मुझे जिप करना पड़ता या आरएआर फाइल करनी पड़ती, और फिर वो आपसे में मेल करता या व्हाट्सएप करता, आप उसको डाउनलोड करते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। अब हम सिंपली यूजिंग वन सिंगल कमांड जो भी चेंजेस करेंगे, एक कमांड देंगे या दो कमांड देंगे तो वो पुश हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली इस मेरी रिमोट रेपो के साथ सिंक हो जाएगी। नाउ
एक इंपॉर्टेंट एरिया ये है हमारा, जब हम नई रेपो बनाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नई कमांड्स देगा। तो मैं इन कमांड्स के बारे में आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी इस लोकल फाइल को अपनी रिमोट गिट हब की प्रोफाइल के साथ सिंक कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले वापस यहाँ पे आए और यहाँ पे वापस देखें तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है मास्टर। ये मास्टर का मतलब ये है कि गिट हब बेसिकली आपके कोड को ब्रांचेस में मैनेज करता है बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच। और मास्टर ब्रांच को इट्स नथिंग लाइक यू कैन कंपेयर इट विद द रूट फोल्डर, कि ये गिट का रूट फोल्डर है, गिट का, गिट हब का नहीं, क्योंकि गिट हब के साथ तो अभी ये सिंक हुआ ही नहीं। इस रूट फोल्डर को मैं गिट हब के रूट फोल्डर के साथ सिंक कर रहा हूं, विच इज मन बैच 3। उसके लिए मुझे इसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है एको मन बैच 3 रीडमी, इसको इग्नोर कर दें आप। ये जस्ट रीडमी, आप कोई भी जिस तरह सॉफ्टवेयर के साथ एक रीडमी डॉक्यूमेंट आता है गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो आप ये रीडमी क्रिएट कर भी सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उसके बाद है जी गिट, वो कहता है जी गिट इनिट की कमांड दें गिट की रेपो को इनिशियलाइज करने के लिए। वो हमने यहाँ ऑलरेडी दे चुके हैं। हम यहाँ से जाके जब फोल्डर पे क्लिक करते हैं ना, जो नीले कलर के इनिशियलाइज एट गिट रेपोजिटरी, तो हमारी ये जो फोल्डर है या ये रिपोजिटरी या डायरेक्टरी है, ये गिट की रिकॉर्ड रिपोजिटरी के तौर पे इनिशियलाइज हो जाती है। अगर आप इस पे नहीं जाते और वेरी फर्स्ट टाइम, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप में से एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनकी ये चेंजेस नहीं आ रही, तो मैं उनके सिस्टम में अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। अगर आपकी ये रिपोजिटरी गिट रेपो नहीं है, रिपोजिटरी से मतलब डायरेक्टरी, यानी रिएक्ट बैच 3 का फोल्डर या डायरेक्टरी गिट डायरेक्टरी नहीं है, तो आप सिंपली सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं, गिट इनिट इंटर करेंगे तो ये जो करंट फोल्डर है ये गिट डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मेरी गिट डायरेक्टरी है, तो मैं ये पहली कमांड नहीं इंटर करूंगा जो इसने यहाँ लिखी हुई है, गिट इनिट। उसके बाद कह रहे हैं जी गिट एड रीडमी डॉट एमडी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रीडमी या इंस्ट्रक्शंस देने में फिलहाल, जब हुए तो हम इस पे कर लेंगे, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी, मेरा फोल्डर या डायरेक्टरी गिट डायरेक्टरी बन गई। उसके बाद थर्ड पे ये कह रहा है गिट कमिट -m, ये वही कमांड है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, गिट कमिट -m कोई मैसेज, और यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का मैसेज लिख दें। अब चूंकि मैं ये सारा काम लोकल पे कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी ये काम, तो मुझे दोबारा ये काम भी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहे जी गिट ब्रांच -m मेन। अब मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी मास्टर पे हूँ, मेन पे हूँ, तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम करने की जरूरत है बेटा, सबसे पहले वो ये है, अगर आपने ऑलरेडी गिट इनिट किया हुआ है और बाकी सब कमिट शमिट सब कुछ किया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद आपने पूरा यूआरएल एड्रेस दे दिया कि आप यहाँ पे जाओ https://sdr/1batch3.git, ये देखें ये टॉप पे यही फाइल है, ये यही एड्रेस है, ये इसने दे दी। तो वो ये कह रहा है गिट रिमोट, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस लोकल यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब याद रखिएगा कि मेरी ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन या मेरी ऑलरेडी मैंने इसको क्रेडेंशियल्स दे के सिंक किया हुआ था, तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा। जब मैं इंटर करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली ये काम कर दिया, बगैर कोई एरर दिए और बगैर कुछ सजेशन या वार्निंग दिए। इसका मतलब है मेरी ये रिपोजिटरी जो है ये रिमोट रेपो के साथ सिंक हो चुकी है, बस इतना सा काम करने में। लेकिन आप जब ये काम करेंगे तो आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओनली, सिर्फ पहली दफा आपसे पूछेगा। जब आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछे तो आपने वही यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो आपने गिट को लॉगिन करते वक्त दिया था, यानी गिट का यूजर नेम, गिट हब का यूजर नेम और पासवर्ड देना है आपको। ये स्टेप बेटा मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा याद रखिएगा। अक्सर जब ये यूजर नेम पासवर्ड मांगता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं जी कि कौन सा देना है। तो चूंकि आप देखें कमांड क्या दे रहे हैं, गिट रिमोट एड ओरिजिन, के ओरिजिन जो है रिमोट ऐड कर दो, मेरे इस प्रोजेक्ट का ओरिजिन जो है मैं इसको बनाना चाहता हूँ, इस रेपो को ओरिजिन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले ये कहेगा जी ऑथेंटिकेट करें, तो आपने गिट हब का यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। जब आप सक्सेसफुली यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो तब आपका भी ये दोबारा अपनी प्रीवियस रूट डायरेक्टरी में मूव कर जाएगा, और जब आपने एक दफा कर लिया तो उस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा आपसे कभी लॉगिन नहीं मांगेगा। यहां तक मेरे साथ हैं अगर, तो उसके बाद सिर्फ एक कमांड मुझे और देनी है, विच इज गिट और पुश। अब गिट पुश क्या करेगा, ये जो सारी चेंजेस मेरी लोकल गिट में थी या मेरे सिस्टम में थी, वो सारी की सारी पुश कर देगा किधर, रिमोट रेपो में।
और रिमोट रेपो कौन सी है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ या सिंक कर चुका हूँ। अब अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो अगर कोई एरर ना हुआ और कोई गलती ना हुई तो इट शुड ऐड एवरीथिंग टू द रिमोट गिट। अच्छा, एक वार्निंग दे रहा है जरूर, फैटल द करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अच्छा, बेसिकली मैं ये वाली कमांड उसको दूंगा। अपस्ट्रीम का मतलब आपने ये किस किस रेपो के अंदर इसको पुश करना है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो मास्टर है, यहाँ का मास्टर ये है मन बैच 3 मेन, ये उसने खुद ही सजेशन दी और ये हर दफा खुद ही सजेशन दे देगा, तो आपने इसे दे देनी है गेट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर, यानी ये किसके अंडर ये सारा कोड पुश करे, मास्टर ब्रांच के अंडर या मास्टर रेपो के अंदर इसको पुश करे। अब मैं इसे करूंगा एंटर, तो अब होपफुली कोई वार्निंग नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। इट माइट टेक स्लाइट टाइम, यानी 5 से 10 सेकंड का टाइम ये ले सकता है। और डन 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 डन, इट इज अपलोडिंग एवरीथिंग टू द मास्टर। और यहाँ आखिर में उसने दे दिया जी के रिमोट रिजॉल्विंग डेल्टाज 100% डन। और उसके बाद नीचे अगर आप देखें, ये सारे टेक्निकल मैसेजेस के डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कहीं आगे चल के हमने फ्यूचर में किया तो होपफुली विल बी डूइंग दैट। आप आगे देखें, ब्रांच मास्टर सेटअप ट्रैक रिमोट चेंजेस मास्टर दिस। तो अब ये रिमोट चेंजेस हमारी सिंक हो गई हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आई एम गेटिंग बैक। जी सॉरी, कॉल आ गई थी। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरे साथ है सारे? यस सर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए जरा गौर से सुनना है। अब मैं इसे सीएलएस करता हूँ और मेरी जो गिट की रेपो है ये सिंक हो गई है इसके साथ। कैसे पता चलेगा? जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो I'll be having everything up here in this particular sdr.ysir man.bash। अब अगर ये पाथ आप अपने सिस्टम पे भी लिखेंगे ना तो मेरा सारा का सारा कोड आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जिप, और इसे क्लोन भी कर सकते हैं कमांड के थ्रू। अब अगले किसी क्लास में बताऊंगा क्योंकि काफी एडवांस हो जाएगा। आज का सारा लेक्चर तो हमने गिट को ही डेडिकेट कर दिया। अगली किसी क्लास में बताऊंगा कि आप क्लोन कैसे करते हैं। क्लोन का मतलब यह है कि आप अपने फोल्डर में वो कौन सी कमांड इंटर करेंगे ताकि मेरा सारा प्रोजेक्ट आपके विजुअल स्टूडियो कोड के साथ सिंक हो जाएगा। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। बट आप अगर इसको देखें तो ये जो जो मैसेजेस में लिख रहा था ना, वो सारे के सारे कमिट के मैसेजेस यहाँ आ गए। उसने कहा जी दिस इज माय फर्स्ट कमिट एंड आई हैव क्रिएटेड अ फ्रंट एंड मॉड्यूल फॉर दिस। 17 मिनट पहले मैंने ये कमिट किया था अपने लोकल पे, तो उसने ये स्टेट भी इवन यहाँ से उठा ली कि इसने कितने कमिट्स हुए। मैंने 3 कमिट्स किए हैं टोटल। आखिरी कमिट मेरा क्या है, दिस इज माय सेकंड कमिट, और वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपकी लोकल गिट पे थी उन सारों को ले गए आपकी गिट हब के साथ। और ये देखिए, ये वो मास्टर ब्रांच है या मास्टर रेपो है जिसका उसने मुझसे पूछा था। तो बेसिकली दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। उसने ये बाय डिफॉल्ट सारी इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं। ये भी सारी इंस्ट्रक्शंस आप इनको पढ़ लीजिएगा टाइम हुआ तो, वरना ना भी पढ़े तो जरूरत नहीं है। सो नाउ एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। मेरा वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है। नहीं, क्लीन नहीं है। एक मॉडिफाइड चीज थी जो मैं उसको मिस कर गया, उसको मैंने स्टेज में ऐड नहीं किया था, वो नहीं एडेड। आखिरी चेंज जो कि मैंने ये 1 लिखा, इसके अलावा बाकी सब कुछ मेरा सिंक्ड है, अप एंड रनिंग। सो ये डायग्राम बेसिकली आप इसको रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप इसको अगर रिवाइंड करके रिप्ले करके बार बार सुनेंगे तो आपको ये दोबारा होपफुली समझ आ जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हुआ तो नेक्स्ट क्लास में भी मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा। अब एक चीज आखिरी रह गई है, और वो आखिरी चीज ये है कि ये जो एनपीएम का मॉड्यूल है, वो एनपीएम का मॉड्यूल बहुत ज्यादा हैवी होता है। नॉर्मली इट्स साइज इज टू बिग। तो एनपीएम में सारी की सारी वो फाइल्स होती हैं जो डिपेंडेंसीज होती हैं। एक्चुअली हमारा कोड नहीं होता, हम इसके साथ छेड़ते भी नहीं है, मैंने आपको कहा था। ये डिपेंडेंसीज होती हैं।
तो जब आप गिट को देखेंगे, इसने बाकी सब कुछ अपलोड कर दिया, सिंक कर दिया, सिवाय एनपीएम मॉड्यूल के। देखें, पब्लिक है, सोर्स है, गिट इग्नोर है, रीडमी है, पैकेज.json और पैकेज.log है। तो यहाँ देख लें, पब्लिक है, सोर्स है, गिट इग्नोर है, पैकेज दिस 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 दिस, बाकी सब कुछ अपलोडेड है सिवाय इस फोल्डर के नोड मॉड्यूल। ये बेटा हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी नोड मॉड्यूल के फोल्डर को गिटहब पे अपलोड नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप कहेंगे जी कि जब आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे वो तो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंपली आप मेरे इस सारे सोर्स कोड को डाउनलोड करके इसके रूट फोल्डर में जाके एक दफा npm इंस्टॉल की कमांड देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली npm इंस्टॉल यहाँ जाएगा पैकेज.json में, और जितनी भी डिपेंडेंसीज इसको चाहिए, ये इसके पास उसका रिकॉर्ड है सारा पैकेज.json फाइल में। ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज खुद ब खुद जो मेरे सिस्टम में वो आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल कर देगा। तो पैकेज.json का पर्पस ये है कि इसकी सारी की सारी डिपेंडेंसीज का आपको पता होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है या चाहिए। तो अब इसको कैसे पता चला, सवाल ये है कि इस गिट को कैसे पता चला कि मैंने नोड मॉड्यूल को अपलोड नहीं करना या सिंक नहीं करना। उसके लिए ये गिट इग्नोर की फाइल, जो पहले मैंने इसको इग्नोर किया था, नहीं डिस्कस किया था, इसी वजह से कि मैं जब गिट पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा। तो जब इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन है, देखें यहाँ पे ये कहा है उसने, अच्छा गिट इग्नोर में वो तमाम फाइल्स या फोल्डर्स हम लिख सकते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम गिट पे अपलोड ना करें। ऑब्वियसली कुछ चेंजेस या कुछ चीजें आपके प्रोजेक्ट में होती हैं, प्राइवेट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी की है तो डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड, फिर आपने डोमेन नेम या होस्टिंग वगैरह के कोई यूजर क्रेडेंशियल्स रखे हुए हैं, तो वो तो प्राइवेट चीजें होती हैं। वो अगर आप गिट में पब्लिकली एक्सपोज करेंगे या पुश करेंगे तो वो तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, विच इज नॉट डिजायरेबल। तो उस केस में आप ऐसी तमाम चीजों को यहाँ लिखते हैं गिट इग्नोर के अंदर जिनको आप चाहते हैं कि ये गिट अपलोडिंग का पार्ट ना बने। तो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये चीज मेंशन होती है कि देखें स्लैश नोड मॉड्यूल्स, यानी नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वो गिट इग्नोर में मेंशन है कि इसको गिट इग्नोर कर दे। इसी तरह स्लैश डॉट पी जितनी फाइल्स होती हैं इनको भी इग्नोर करेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज फाइल्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द फाइल। ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फोल्डर यानी पब्लिक का फोल्डर है गिट पे अपलोड ना हो, तो आप पब्लिक यू करके लिख दें। अब नेक्स्ट टाइम आपका ये जो पब्लिक का फोल्डर है ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी अपलोड नहीं होगा, इसके अंदर जो कुछ भी चीजें हैं ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि हम गिट इग्नोर, और दिस इज हाउ के गिट गेट्स टू नो कि किस चीज को अपलोड करना है और किस चीज को अपलोड नहीं करना। तो यू आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अपलोड दिस नोड मॉड्यूल फाइल। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट गिट, और अब हम इसे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। अगर आप देखें इस सारी चीज को समराइज करें तो कमांड्स सिर्फ 3 ही हैं। पहली कमांड यहां से यहां जाने के लिए हमारे पास थी जी गिट ऐड, और डॉट, डॉट का मतलब करंट फोल्डर में जितना कुछ पड़ा सारा को ऐड कर दो। जब यहां जाते हैं कोई चीज मॉडिफाई करते हैं तो इसके लिए कोई कमांड नहीं है। जब भी कोई चीज आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड स्टेट में चला जाता है। तो मॉडिफाइड स्टेट से दोबारा यहां आने के लिए फिर यही कमांड देनी पड़ती है आपको, गेट ऐड। फिर कोई चेंज करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड स्टेट में चला जाता है, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स सारा कुछ। इसको फिर इधर लाने के लिए आप गेट ऐड करते हैं। ये एक कमांड हो गई हमारी। दूसरी कमांड है बेटा यहां से यहां जाने के लिए, यानी यहां से यहां जाने के लिए उसके लिए आपने लिखा था जी गेट कमिट -m। याद रखने के लिए कोई मैसेज दे दें कि आपने क्या चेंजेस कमिट किए, और आगे आपने यहाँ पे कोई भी मैसेज डबल कोट्स में लिखना है तो वो दे दें। दिस इज द सेकंड कमांड दैट वी यूज। बस सिर्फ ये 2 कमांड्स, हमारा सब कुछ लोकल जो गिट है उसमें कमिट हो जाएगा। अब आपने पुश करना है तो आपको नेक्स्ट 2 मजीद कमांड्स चाहिए। एक आपको चाहिए जी गिट, पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और वो ये एक प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम ही करनी है, रिमोट, फिर ओरिजिन, मास्टर, और आगे वो पूरा पाथ देना है आपने। वो कमांड्स आपको गिट की रेपो जब भी नई क्रिएट करेंगे तो वो मिल जाएंगी पहले पेज, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लो पता होना चाहिए बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द गिट। किसी का सवाल है जी? हम वापस आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। सवाल है तो पूछ लें, सवाल नहीं भी है तो हाँ ना कर दिया करें। मेरे से ज्यादा रोजा शायद आपको लगा हुआ है। ओके है सर। ओके ग्रेट जी। ये हमजा कुछ नहीं बोल रहे, और हमजा
कि जी हमजा किधर थे आप पिछले 1-2 दिन? हमजा अली। अच्छा ये हमजा अली, मुझे 2-3 हमजा मेरे कॉन्टेक्ट्स में। एक चीज़ और बेटा, आप मेक श्योर करें कि आपकी आप में से कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी फाइनल नहीं हुई, और रजिस्ट्रेशन फाइनल होती है आपके ड्यूज के साथ मशरूत है। आपको गालिबन हमारी जो एडमिन है अलिशबा, उनकी कॉल भी आई होगी या मैसेज आया होगा एटलीस्ट। और सेकंड, मुझे ये क्लास में अनाउंस करते हुए अच्छा नहीं लगता। आप में से जिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी फाइनल नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन कैसे फाइनल होती है, आपको एटलीस्ट पहली इंस्टॉलमेंट जमा करानी होती है। जिन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी है, मेरे पास उनका नाम पड़ा है, मैं अभी एक्सेल की फाइल शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले क्लियर करेंगे, ताकि उनका नाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में शामिल हो जाए। और उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो भी बंदा अच्छा जिसने ऑलरेडी दी हुई है, मैं नेक्स्ट क्लास में लिस्ट शेयर करूंगा, और उस लिस्ट में सबके नाम होंगे जो रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों ने फी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है और उन्होंने मेरे साथ वो रिसीट या ट्रांजैक्शन आईडी शेयर नहीं की, ये भी ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, तो जो ट्रांजैक्शन रिसीट है वो आपने लाजमी शेयर करनी होती है। उसी के बेस पे ये वेरीफाई होता है कि आपने पे कर दी। वो मुझसे शेयर करें तो वो जिन्होंने। कैसे शेयर करते हैं? जब आप पे करते हैं ना बेटा, तो आपको जैज कैश या इजी कैश के थ्रू करते हैं, तो आपको खुद देता है, एक मैसेज देता है या एक रिसीट देता है। सर नहीं दी उसने। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने कर दिया? यस सर, कर दिया हुआ है, मैम को मैसेज भी कर दिया था। ठीक, मैडम को मैसेज भी कर दिए। आप यूँ करेंगे कि जैज कैश के थ्रू किया, इजी पैसा के थ्रू किया? सर इजी पैसा किया। तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो मिल जाएगी इजीली, उसका तो मैंने स्नैपशॉट लेके। शॉप शॉप से करवाया था। अच्छा, शॉप से कराया था, तो बेटा ट्रांजैक्शन आईडी लेनी थी ना। चले मैं मैडम से पूछ लेता हूँ, वरना वो आपने अगर मेरे अकाउंट पे कराया तो मुझे भी मैसेज आ गया होगा, मैं आपसे वेरीफाई कर लूंगा क्लास के बाद, ठीक है? ठीक है सर। बाकी जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई बेटा, वो प्लीज मेक श्योर कर लीजिएगा उनकी रजिस्ट्रेशन। और आप अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर अटेंडेंस भी लूंगा। अभी तक 2-3 क्लासेस में मैंने ये रजिस्ट्रेशन की फाइनलाइजेशन के लिए कुछ नहीं किया था। जो बंदा क्लास अटेंड नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग्स पर रिलाई करें और क्लास में पार्टिसिपेट ही ना करें। सो एनी सॉरी फॉर दिस लिटिल डिस्ट्रैक्शन। यहाँ तक सर आप सब में जी जी बेटा बोलो। सर रजिस्टर करवाने के लिए मतलब क्या करना होगा? मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है पहली, तो बस हो नहीं गया मैं। अब बिल्कुल रजिस्टर्ड है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके नाम मेरे पास हैं, ओके हैं, अच्छा और वो ठीक मैं है। आपको शेयर करूंगा लिस्ट। बल्कि अगर मैं कर ही दूं तो आपको अभी पता लग जाएगा। चलें, आपका नाम बीच में होना चाहिए, अब्दुल वहाब, फी कलेक्शन मन। सो दिस इज वीक डेज। ये देखें जी बेटा, आपने ये देखें, जमशेद, जिन जिन की ट्रांजैक्शन आईडी मुझे मिली है ना, ये ट्रांजैक्शन आईडी है। इन्होंने मीडियम यूज किया जैज कैश, और ये मेहरान है, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई है। एंड देन फहद है, देन अब्दुल वहाब है, देन दिस अहमद है, और जमशेद, ये हमजा भी नहीं है, जमशेद जफर और सजल, एक कोई हमारी क्लास उन्होंने ली थी शुरू में 1-2 दिन। तो ये तीनों का अभी स्टेटस पेंडिंग है। बाकी ये बैंक ट्रांसफर है, इसकी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं थी। ये इजी पैसा था, इसकी ट्रांजैक्शन आईडी थी। जैज कैश ट्रांजैक्शन आईडी और जैज कैश ट्रांजैक्शन आईडी, ये इस तरह से आता है मेरे पास रिकॉर्ड। तो ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह मैनेज होता है सारा। मैं जमशेद टेंशन नहीं लेना, मेरे पास मैसेज आया होगा, मैं उसको चेक कर लूंगा, या मैडम को अगर आपने मैसेज किया तो दैट्स ऑल फाइन। ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि समटाइम ऐसा होता है कि आप पे कर देते हैं और फिर आपका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता, तो फिर ये एक थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, फिर हमारे लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स इट, दिस वाज अबाउट द पेमेंट। अब मैं गेटिंग बैक टू द एक्चुअल कोड वापस आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको CLS करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। अब बेटा अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब आप फुल फ्लैज प्रोफेशनल ट्रैक पे चल रहे हैं। आप गिट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रॉपर मॉड्यूल बेस्ड कोड भी लिख रहे हैं, और आप हर कोड की चेंज, अच्छा नॉर्मली याद रखिए कि हर चेंज के बाद आपने गिट को अपस्ट्रीम नहीं करना या कमिट नहीं करना, बल्कि आप एक दिन का पूरा काम करके या एक पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करके कमिट करते होते हैं। नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने हर छोटी सी चेंज की एक फाइल में तो हमने वापस जाके गिट में। तो हम क्या करेंगे, हम हर क्लास का काम कंप्लीट करके अपनी उस सारी क्लास की जो चेंजेस हैं एट द एंड ऑफ द क्लास कमिट करके जाया करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे हम वहीं से स्टार्ट करें।
और ताकि उसका फायदा ये भी होगा कि अगर किसी तरह मेरी विंडो करप्ट हो जाती है, मेरा ये करंट सारा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो मैं हमेशा गिट हब से जाके अपने प्रोजेक्ट की लेटेस्ट स्टेट को डाउनलोड कर सकूंगा। तो ये एक सिक्योरिटी भी है बेसिकली। एनीवे, सो वी आर एट यस्टरडेज पॉइंट। हम इसका फुटर अभी डिजाइन नहीं करेंगे, हम अगली किसी क्लास में कर लेंगे, बिकॉज अभी फुटर डिजाइन करने में लग जाए तो फिर हमारा टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो जाएगा। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें एटलीस्ट मिल चुकी, और अब हम जाके देखते हैं जी कि हमें क्या करना है। सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ, क्लोज दिस नाउ, ओपन दी app.js, और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, हेडर और होम। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग इज ब्लैंक। और मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट टाइम करवाया हुआ था, दैट वाज बेसिकली स्टेट, कि मैंने कहा था जी कि अगर हम यहाँ पे एक डिव लें और इस डिव में मैं जस्ट वन लिख दूं, ये वन यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ एक फॉर एग्जांपल बटन क्रिएट करना है और या कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो बेसिकली मैं यहाँ जब भी डाटा की बात करूँ या कैलकुलेशन की बात करूँ तो हम डाटा को हमेशा स्टेट में रखते हैं, सिंपल वेरिएबल्स में नहीं रखते। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि लेट ए इक्वल्स टू 10, हम ये चीज़ यहाँ पे नहीं करते। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहूँ तो डायनामिक कंटेंट के लिए मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ता है ए, नाउ दिस 10। लेकिन हम डाटा को बेसिकली यहाँ डाटा को हम एक स्टेट कह रहे होते हैं, कभी भी सिंपल इस तरह प्लेन जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में वेरिएबल में सेव नहीं करते। ऑल वी नीड टू डू इज, अच्छा इसको यहाँ इस तरह रखने से क्या नुकसान होता है, कोई बताएगा? क्या चीज सर? मैंने कहा कि हम अगर इस 10 को ए में स्टोर कर देते हैं, जिस तरह हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करने का स्टाइल है, और फिर इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है 10। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि हम इस तरह से नहीं करते रिएक्ट में। इसका क्या नुकसान है अगर हम रिएक्ट में ऐसे ही रखें? तो सर जब वो चेंज होगा तो यूआई में रेंडर नहीं होगा। वेरी गुड, ये बेटा बाकी सारे भी याद रख लें, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ है, अगर हम इस स्टेट को चेंज करते हैं, ये जो ए है इसको हम बेसिकली एक स्टेट कहते हैं, और इस स्टेट की वैल्यू जो है वो 10 है। जब भी मैं डाटा को रेफर करूंगा तो मैं स्टेट का नाम लूंगा हमेशा रिएक्ट में। तो इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करूं, फॉर एग्जांपल 10 से 11 करूं, तो अभी तो 11 करता हूं यहाँ, अभी तो ये चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई क्लिक इवेंट बनाऊं और इस क्लिक इवेंट के जरिए इस ए की वैल्यू को अपडेट करूं, तो ये मेमोरी में अपडेट होगी लेकिन यूआई में री रेंडर नहीं होगी। तो बेसिकली इस काम के लिए मैं यहाँ एक हुक इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और मैंने हुक की डेफिनेशन भी बताई थी कि हुक बेसिकली इज अ स्पेशल फंक्शन विच, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि इसको हम वैल कह देते हैं या ए कह देते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम, और इसको हम कह देते हैं जी सेट ए, और इसको हम कह देते हैं जी बाय डिफॉल्ट इसकी 0। तो जो मैंने ये लिखा था ना, लेट ए इक्वल्स टू 10, 10 कर देते हैं। तो ये काम करने का रिएक्ट में जो स्टाइल है वो बेसिकली ये है। दिस इज अ रीकैप कि मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, दिस इज अ वेरिएबल विद द नेम ए, कोई भी नाम हो सकता है, और मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दे दी 10। तो हम डाटा को हमेशा स्टेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम यूज स्टेट की हुक को इस्तेमाल करते हैं, ये हमें दो चीजें देता है वापस। एक हमें उस का जो नेम है वो, और दूसरा एक फंक्शन रिटर्न करता है जो फंक्शन इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द रिएक्ट स्टाइल ऑफ चेंजिंग द डाटा। अब मैं इस अगर ए को हटा दूं और इस ए को यहाँ पे लिखूं, तो अभी भी मेरे पास सेम आउटपुट आएगा, यानी कि अब ये जो एरर दे रहा है, दिस इज बिकॉज वो कह रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी आप हुक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंपोर्ट एग्जैक्टली इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो यू इंपोर्ट द यूज स्टेट। अच्छा, एक चीज और जिसमें लोग कंफ्यूज होंगे वो ये कि नॉर्मली जब मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट हेडर, तो मैं इनको करली ब्रैकेट्स में नहीं रख रहा। जब मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको करली ब्रेसेस में रख रहा हूँ। तो इस बात को फिलहाल इतनी बात जानकर इग्नोर कर दें कि
चूंकि मैं आगे जाके अगर वेरिएबल को एक्सपोर्ट करूंगा, दो तरह के हमारे पास एक्सपोर्ट्स होते हैं और दो तरह के ही इंपोर्ट होते हैं। एक एक्सपोर्ट होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर आप यहां पे देखें हेडर के कंपोनेंट को, इस हेडर के कंपोनेंट के एंड पे ये लिखा हुआ है मैंने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। तो जिस भी एक्सपोर्ट के साथ ये डिफॉल्ट का लफ्ज आ जाए उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो जब भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कोई भी कंपोनेंट होगा उसको आप इंपोर्ट करेंगे तो आप हमेशा इसी तरह सिंपल विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस इंपोर्ट करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा कंपोनेंट या कोई ऐसी चीज सिंपली इस तरह इंपोर्ट हो रही हो विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस, तो उसे हम कहेंगे ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है, चूंकि ये यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब भी यहाँ पे कोई इस तरह से आ जाए करली ब्रेसेस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल या नेम्ड एक्सपोर्ट या नेम्ड इंपोर्ट। अच्छा, नेम्ड इंपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? लेट्स हैव अ क्विक डेमो फॉर दैट। ताकि यहां से मैं यहाँ एक कोई भी फाइल बना लेता हूं जिसमें मैं लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स डॉट जेएस है और इसके अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल लिख देता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं लिखता हूँ जी टाइटल इक्वल्स टू माय प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। अब आपने ये कर दिया कॉन्स्ट प्रोडक्ट। अब मुझे ये वाला प्रोडक्ट का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है कहाँ पे? इधर ऐप के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इंपोर्ट करूंगा। अब मैं इसको इंपोर्ट तो कर ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ एक्सपोर्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ दो तरीके हैं, यहाँ या तो ये करूँ कि एक्सपोर्ट ये आई थिंक यहाँ आएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट, यानी इसको एक्सपोर्ट करो। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब नॉर्मली वेरिएबल्स को आप डिफॉल्ट कर नहीं सकते, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अगर करूंगा तो फिर यहाँ पे मैं सिंपली इस तरह से इसे इंपोर्ट करूंगा विद द नेम विदाउट यूजिंग करली ब्रैकेट्स। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट नहीं है, अक्सर हमारे पास ऐसे एक्सपोर्ट्स भी होंगे जो विदाउट डिफॉल्ट कीवर्ड होंगे। तो जब ये सिर्फ लिखा हो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लेट या वार और आगे वेरिएबल का नेम, तो इसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट दूसरा होता है, फंक्शंस आर ऑलवेज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स अरेज, ये सारे के सारे नेम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं। जब ये नेम्ड एक्सपोर्ट है तो इसको मैं इंपोर्ट करूंगा। तो अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका ये होगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम और आगे हम प्रॉपर उसका नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर इन द ऐप और हमने जो किया है नया प्रोडक्ट का कंपोनेंट वो इधर कंपोनेंट्स के अंदर ही किया है, तो नाउ दिस इज अलाउड। ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं नेम्ड इंपोर्ट, बिकॉज हमने जब इसे एक्सपोर्ट किया तो हमने डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं दिया। और ये नॉर्मली हम काम करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वेरिएबल, जब कोई अरे को एक्सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज ऑलवेज अ नेम्ड एक्सपोर्ट। और जब नेम्ड एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट करते हैं तो विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस, सॉरी विद यूजिंग करली ब्रेसेस, माय बैड। तो ये जो प्रोडक्ट है, अब दिस इज कॉल्ड नेम्ड एक्सपोर्ट यहां से, क्योंकि इसके साथ डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये अपना एक बनाया छोटा सा कंपोनेंट, उसको एक्सपोर्ट किया नेम्ड एक्सपोर्ट, तो यहां से उसे इंपोर्ट करने का भी ये तरीका है कि आप करली ब्रेसेस के अंदर करेंगे। जबकि जब मैंने हेडर को इंपोर्ट किया तो इसके साथ मैंने चूंकि यहाँ डिफॉल्ट लिखा हुआ था तो मुझे यहाँ पे किसी किस्म की करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया जी? बिल्कुल इसी तरह ये जो कुछ बिल्ट इन हुक्स हैं या फंक्शंस हैं, अगर तो वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हैं, ये डेफिनेटली जब मैं कोई नया फीचर या नया कंपोनेंट या नया फंक्शन पढ़ूंगा तो साथ बताऊंगा कि ये डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या नेम्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे यूज स्टेट के केस में बता रहा हूँ कि मैंने इसे करली ब्रेसेस में इसलिए रखा कि दिस इज नेम्ड एक्सपोर्ट, और अगर कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा तो हम उसे सिंपली इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। सो ये जस्ट बताने के लिए था। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, वापस आता हूँ इस फाइल पे और इस फाइल को भी कर देते हैं डिलीट। दिस वाज जस्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द नेम्ड एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? तो यस सर। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली यूज स्टेट किया और यूज स्टेट के लिए मुझे इसे इंपोर्ट कराना था फ्रॉम रिएक्ट। दिस शुड बी इनसाइड द कोट्स
लेट अस करेक्ट द स्पेलिंग। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो नाउ वो मुझे कह रहे हैं जी कांट रिजॉल्व रिएक्ट, मैंने अपडेट जो कर दिया है, ये रिएक्ट की स्पेलिंग जो गलत लिखे थे उस वजह से था। नाउ दिस इज फाइन। सो अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, यूज स्टेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, उसकी इनिशियल वैल्यू 10 रख रहा है, और एक फंक्शन है जो उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसी वेरिएबल ए को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया यूआई में, तो ये मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब नाउ इफ आई वांट टू अपडेट दिस वेरिएबल यूजिंग अ यूआई, तो मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बटन और अपडेट द वैल्यू, और यहाँ पे मुझे क्लिक इवेंट, इवेंट हैंडलिंग गालिबन आप सबको आती होगी, बेसिक इवेंट हैंडलिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्यों जी, सबको आती है इवेंट हैंडलिंग बेसिक? किस किस को नहीं आती है बता दें। क्या चीज सर? इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, यानी किसी बटन पे क्लिक करें, किसी पे डबल क्लिक करें, माउस ओवर करें, माउस ओवर करें, दो तरह के इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट्स और माउस के इवेंट्स। किसी को नहीं आती? तो भाई क्या हो गया? सर आपने कहा जिनको नहीं आती वो बोले। आती है सर। अच्छा, जिनको नहीं आती वो बोले, इसका मतलब सबको आती है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर किसी को ना आती होती तो मैं उसको एक अच्छा सा सजेशन देता। एनीवे, मैंने एक इवेंट लगाया जी ऑन क्लिक, और यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना है। मैं इसको फिलहाल कह देता हूँ जी अपडेट काउंट, और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट दिस, अब एरो फंक्शंस का आपको आदी होना चाहिए, सो वी प्रेफर टू यूज एरो फंक्शंस व्हिच इज द ES6 फीचर। मैंने यहाँ पे जाके कहा जी कि सेट ए विच वाज द सेटर फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल ए, और मैंने यहाँ पे कहा इसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक जो है वो ऐड कर दो। सो नाउ जब मैं क्लिक करूंगा ये फंक्शन ट्रिगर होगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, तो ये ए विच इज द एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको लेगा, उसमें एक ऐड कर देगा, और यूआई जो है रियल टाइम पे अपडेट होगी। नाउ इफ आई गो बैक टू माय रिएक्ट ऐप, सो नाउ दिस इज व्हाट। इसी तरह अगर आप इसको, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया, आप इसको प्लस कर दें और इसको यहाँ माइनस भी कर दें, तो ये आपका छोटा सा अपडेट काउंट के बजाय इंक्रीमेंट कर दें, और इसको डिक्रीमेंट कर दें। यहाँ से इस फंक्शन को ये नाम दे दें, इसको कॉपी करके पेस्ट करें और इसको डिक्रीमेंट नाम दे दें, और इसको कहें जी कि उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट ले और उसमें एक माइनस कर दें। नाउ वी आर हैविंग अ वेरी नाइस वर्किंग काउंटर। So this was basically the recap of everything that we talked about previously. अब हम, और इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टेट। अब हमने नॉर्मल स्टेट तो पढ़ ली, सिंपल। यहाँ पे स्टेट बुलियन भी हो सकती है, स्टेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और स्टेट जो है वो अरे भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने लगा हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये बजाय एक वैल्यू के, मेरे पास ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ये अरे है। सो नाउ हाउ टू अपडेट दैट, और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है जी, वही मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की अगर इन्फॉर्मेशन है, ये एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा जी प्रोडक्ट का टाइटल है, और टाइटल है जी फॉर एग्जांपल एक माउस है, उस माउस की जो प्राइस है दैट्स कैन बी 200 है, और इसकी जो क्वांटिटी है, ये जो स्टॉक है दैट इज 10 हमारे पास पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वर्किंग विद एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने का ये तरीका नहीं होता, बिकॉज हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करनी होती है। तो हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इस डिव के अंदर आएंगे, इसके अंदर आके मुझे लिखना है पहले H2 के अंदर
मुझे यहाँ पे ए विच इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा इसको भी मीनिंगफुल नेम दे देते, प्रोडक्ट, और इसको भी मीनिंगफुल नेम देते हैं जी, सेट प्रोडक्ट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, यहाँ पे मैं आऊँगा ए के बजाय प्रोडक्ट डॉट टाइटल को शो करूंगा, सो इट विल बी शोइंग मी द टाइटल। अब वो कह रहे हैं सेट ए और ए, set A is not defined. Where are we using set A? Yes, this is no more defined, so we're gonna delete them. वो कह रहे हैं जी इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, जहाँ से हम इन्हें कॉल कर रहे हैं वहां से भी हम इनको हटा देंगे फॉर द टाइम बिंग, बल्कि बटन को ही हटा देते हैं, दिस वन। तो नाउ ये हमारा माउस आ गया, और ये माउस क्यों आया, बिकॉज हमने क्या लिखा, इस पूरे प्रोडक्ट में से एक हमने टाइटल को प्रिंट करा दिया यहाँ पे, एंड देन इफ वी कम बैक, यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं जी प्राइस, सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, यहाँ देखें तो उसकी प्राइस भी आ गई। और अगर यहाँ हम स्टॉक को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम पी, और इसमें भी यहाँ जाएंगे प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, तो एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग, नो इशू। अब हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, और अब आपका आ गया है इम्तिहान अपडेट प्राइस, और इसको हम कहेंगे जी ऑन क्लिक दिस एंड अपडेट price, and this is going to be defined like this, const this और इसको हम कहेंगे set product। नाउ मेरा प्रॉब्लम डोमेन ये है जी, ये आपका टास्क है, अभी छोटा सा, अभी मुझे जवाब देना है आपने फौरन से पहले। मैं इस पे क्लिक करूं तो नाउ ये कह रहा है जी कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ अनडिफाइंड। मैं इस अपडेट प्राइस पे क्लिक करूं तो ये प्राइस अपडेट होनी चाहिए, और ये हो जाए 250 हो जाए 200 से हट, कैसे होगा जी, कोई बताएगा? सर स्प्रेड ऑपरेटर से पहले पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। गुड हो गया, ये फाद बोल रहे हैं आप? जी मैं आपके पास आता हूँ तफसील पूछने के लिए स्प्रेड ऑपरेटर की, लेकिन थोड़ी देर चुप रहे आप, अगर आपको आइडिया है तो बाकी लोगों से देख लेते हैं इम्तिहान जी। एक तो इशारा दे दिया फहद ने, अगर किसी को इशारा समझ आया तो इस इशारे को इस्तेमाल करके बताएं कि मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट से, इस पूरे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट से सिर्फ प्राइस अपडेट करना है, कैसे करूंगा? जी कोई बताएगा? फिर प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्लस 50 नहीं कर सकते सेट प्रोडक्ट के अंदर? ग्रेट, अगर मैं ये करूं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर, प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्लस 50, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी कि इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जिसको हमने अपडेट करना है उसको पकड़ो और उसमें 50 ऐड कर दो। जी बाकी लोग फीडबैक दें जी अपना, मैं अभी रन करके दिखाता हूँ अब्दुल वहाब, फिर देखना क्या होगा। जी बाकी लोग अभी तक साथ हैं तो ये दे दिए। सर ये तो अब जो है इसमें इसको पहले अनस्ट्रक्चर नहीं करना पड़ेगा, क्यों? ये वो ये इसी तरह पिक ये कर जो लेगा। सवाल फहद ने ये बता दिया है, और उसने इशारा बड़ा वाज़ेह तौर पे दे दिया है। अब अगला सवाल है कि क्यों अनस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ऐसा क्या जुल्म आ गया, उसकी रीजन बता दें, लॉजिकल रीजन। कोई और? अच्छा वहाब हम देखते हैं जरा इसका क्या मसला होगा। अब मैं अगर इसे क्लिक करता हूं तो सब कुछ गायब हो गया, वो अपडेट क्या करना, जो पुरानी चीजें थी वो भी गायब हो गई। वाई इज इट सो? चलें फहद रीजन बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जवाब तो ठीक दे दिया था, लेकिन आप उसकी रीजन बताएं ना, क्यों ऐसा करने की जरूरत है। सर क्योंकि हम जब ये प्रेस करेंगे तो सर ये मेमोरी में कुछ सेव नहीं होगा ना, मेमोरी में तो सेव होगा ना, क्यों नहीं सेव होगा? जब अपडेट का वो कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं तो क्या मेमोरी में तो अपडेशन हो रही है, बिलीव मी हो रही है, कुछ ना कुछ तो अपडेट हो रहा है, तभी तो वो एरर नहीं दे रहा, वरना तो एरर देता। हाँ जी, जमशेद, मेहरान, जुल्करनैन, we are having another senior student,
who is silent comparatively. मोहम्मद जुल्करनैन बोलेंगे? बोल दें अनम्यूट करके माइक। अहमद, फहद, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप रीजन जानते हो, बताओ भी। अच्छा ये देखें जी, एक चीज देखें, नॉर्मली जो भी हमारी हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, अब जीरो नहीं है। अब इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, यानी हमने एक प्रोडक्ट को एक पूरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया है। जब इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वापस जब उसको सेट कर रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट सेट करना है ना हमें, एक प्रॉपर्टी तो नहीं सेट करनी है, बिकॉज ये इस पूरी चीज को अपडेट करता है। सेट प्रोडक्ट क्या करता है? सेट प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि इसके अंदर किसी एक प्रॉपर्टी को जाके अपडेट करेगा। सेट प्रोडक्ट ये समझेगा कि मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, तो मैं जब पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा हूं तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को एक चीज से रिप्लेस कर रहा हूं, उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर रहा हूं, विच इज नॉट डिजायरेबल, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। वहाब, तो सर ये टाइटल और स्टॉक खत्म हो जाता है मतलब जब फंक्शन इसलिए खत्म हो जाता है कि देखें, प्रोडक्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, तो सेट प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टिंग दिस, ना कि एक वैल्यू। सेट प्रोडक्ट फिर एक ऑब्जेक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप यहां पे इनिशियलाइज इसको किया हुआ है अरे के साथ, तो सेट प्रोडक्ट में एक अरे ही एक्सपेक्ट करेगा। अगर आपने यहां पे बुलियन वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ है ट्रू फॉल्स, तो यहां पे भी ये बुलियन ही एक्सपेक्ट करेगा जहां भी सेट प्रोडक्ट कॉल करेंगे। अगर आपने यहां पे कोई नंबर से इनिशियलाइज किया हुआ है तो यहां भी ये नंबर ही एक्सपेक्ट करेगा। सो वट एवर यू हैव इनिशियलाइज्ड इट विद, it would always expect the same thing on updation. If it is an object, it would expect an object. If it is an array, it would expect an array. If it is a number simply, it would expect a number. If it is a boolean, it would expect a boolean. अगर हम ये काम करते हैं जो आपने कहा था, तो इसके बदले तो हम ये कर रहे हैं बेटा, हम बेसिकली इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं विद दिस सिंगल प्रॉपर्टी। ये तो सीधी सीधी म्यूटेशन है जो हमने पहली क्लास में, पहली दूसरी क्लास में पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट की स्टेट को म्यूटेट कर रहे हैं हम। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इम्यूटेबिलिटी का, फाद ने आंसर दे दिया जी कि हम इसे अनस्ट्रक्चर करेंगे या डीस्ट्रक्चर करेंगे। उसकी वजह यह थी कि हम ये चाहते हैं कि इस ओरिजिनल में कोई चेंज ना आए। वी डू नॉट वांट टू म्यूटेट इट, वी हैव टू मेक श्योर द इम्यूटेबिलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे और यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट ही डालेंगे जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है। और उस ऑब्जेक्ट में हम पहले ये करेंगे कि आप एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उस सारे को अनपैक करो, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टीज टाइटल, प्राइस और स्टॉक यहां लिखो एज इट इज, एंड देन वट एवर प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू अपडेट विच इज प्राइस इन दिस केस, और प्राइस की प्रॉपर्टी को ये काम कर दो, बस दैट्स इट। प्राइस की प्रॉपर्टी को नई वैल्यू दे दो और विच इज प्रोडक्ट डॉट प्राइस प्लस 50। तो अब क्या करेगा, ये बेसिकली सारा का सारा ये जो तीन चीजें हैं ये अनपैक करके यहां लिखेगा, फिर उसकी एक चीज प्राइस जो कि यहां मौजूद है ऑलरेडी, उसको पकड़ेगा और उसको अपडेट कर देगा। तो आपको पता है कि जब एक चीज ऑलरेडी यहां मौजूद हो दोबारा उसको लिख दें तो ये पुराने को ओवरराइट कर देता है। अब बेसिकली दिस इज द एंटायर थिंग दैट वी हैव टू डू इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन केस ऑफ अरे। ये वो काम था, ये वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अरे को डीस्ट्रक्चर करने की या ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करने की, विच वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। सो अब जब मैं ये कह रहा था कि जो इसकी इनिशियल स्टेट थी वो भी एक ऑब्जेक्ट था, जब मैंने इसको सेट प्रोडक्ट किया तो मुझे वही कुछ देना है जो कि इसकी एक ऑब्जेक्ट ही देना है, बट अपडेटेड ऑब्जेक्ट देना है। तो अपडेटेड ऑब्जेक्ट के लिए मेक श्योर करना है कि वी डोंट म्यूटेट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रादर वी हैड क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट and then we had updated the single property right from inside that product to get the desired result. Now if I go back and click, make sure there is no error. So 250, 300, 350, 400, and it is no more changing the rest of the things. It is only changing the required property, which is the price. अब जिसको समझ नहीं आई वो पूछ सकता है कुछ भी। क्यों जी, डन है? ओके, दैट्स ग्रेट। ये चीज बहुत ज्यादा यूज होनी है, ये डीस्ट्रक्चरिंग और ये सारा कुछ ये जो हमने पहले पढ़ ली हुई थी। तो जब भी आपने किसी एक
अच्छा, इसी तरह अरे में अगर कोई ऐसा यूज केस है, अभी मेरे ज़हन में कोई नहीं है, अगर कोई ऐसा यूज केस है कि आपने अरे को भी अपडेट करना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव फुल अरे हियर बैक, उसको डीस्ट्रक्चर करें, फिर उसकी एक प्रॉपर्टी को अपडेट करें या एक वैल्यू को अपडेट करें जो उसके अंदर आगे चल के आएगी। जब हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, तो तब मैं आपको बताऊंगा सेम स्टाइल यूज होगा, एक्सेप्ट यहाँ करली ब्रेसेस हैं तो अरे के केस में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स बचेंगे बस। सो 50 इंक्रीमेंट टू ओनली दैट। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आई होप दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। दो कि आज की क्लास हमारी ज्यादातर डेडिकेटेड रही गिटहब और गिट के साथ, बट स्टिल दैट्स आल्सो समथिंग व्हिच इज प्रोडक्टिव। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज हम प्रॉप्स भी पढ़ लेंगे अलोंग विद द स्टेट, तो नहीं पढ़ सके, टाइम हमारा लिमिटेड है। तो आज हम इसको यहीं ऑफ करेंगे। एट द एंड ऑफ द क्लास हम इसको पुश करेंगे और गिट का, चूंकि आज का सारा लेसन गिट ही रहा, तो मैं गिट का एक और फीचर बता के इसको एंड करूंगा। कल से आप लोगों की छुट्टियां, यानी कल और परसों 2 छुट्टियां आपकी ईद की, और मंडे को ये ईद का तीसरा या चौथा दिन बनेगा, इंशाल्लाह हम दोबारा इस क्लास को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से दोबारा। ठीक है जी? सर वो आपने गिट की, मैंने जब गिट इंस्टॉल किया तब भी मेरे पास अनस्ट्रक्चर और ये चीजें नहीं आ रही थी फोल्डर्स की अच्छा साइज। अच्छा, मैं अभी आपकी स्क्रीन लेता हूँ और आपको गाइड कर देता हूँ। एक चीज मुझे और बतानी है, वो बता दूं? जी जी सर, टाइमिंग्स 1-2 दिन पहले कंफर्म प्लीज कर दीजिएगा। जी, बिल्कुल करूंगा, ऑब्वियसली आई एम रिस्पॉन्सिबल मैन, और मेरा अपना टाइम इतना टाइट होता है कि कंफर्म नहीं करूंगा तो फिर जाऊंगा किधर। अच्छा, ओके सर। एक चीज और सुन ले बेटा, अब देखें मैंने चेंजेस की ना, मेरा नेक्स्ट वर्जन आ गया प्रोजेक्ट का। पहला वर्जन तो ऑलरेडी सेव्ड है ना मेरा यहाँ पे मास्टर के अंदर, ठीक है? तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जो नया वर्जन है वो इसी में अपडेट ना करूं, बल्कि उसके लिए एक नई ब्रांच क्रिएट कर लूं। अब यहां देखें, ये एक है ब्रांच, एक ही ब्रांच है विच इज मास्टर। तो जब भी आप कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी एप्लीकेशन में प्रोफेशनली, तो कोशिश ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, जो प्रोजेक्ट जिस स्टेट पे, आप उसमें कोई चीज चेंज ना करें, उसमें कोई चीज अपडेट ना करें। बिकॉज हो सकता है कि आपने आज जो चीज चेंज की है वो जब आप फाइनली लॉन्च करें तो वो क्रैश कर जाए, वो प्रॉपर रन ना करे, प्रॉपर फंक्शनल ना हो। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर अप्रोच टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच बिफोर यू अपडेट अ न्यू कोड बेस। प्रॉब्लम डोमेन समझ आ गया आपको? अब इस काम के लिए मैं यहां क्या करूंगा, इसको मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैं CLS कर लेता हूं। अब मैं यहां पे ये नहीं करूंगा गिट ऐड और डॉट, अगर ये ऐड करूंगा तो ये किस में मर्ज हो जाएगी, पुरानी जो चीज मैंने सबमिट की हुई है, कमिट की हुई है, उसी में ये चीजें ऐड और अपडेट कर देगा। व्हाट आई एम डूइंग इज गिट चेकआउट -b, और इसको हम कह देंगे जी, कोई भी नाम दे दें। ये मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, ये जो -b है ना, -b का फ्लैग या -b का फ्लैग ये कहता है कि आप एक नई ब्रांच बना दो। अभी ये चेकआउट को फिलहाल इग्नोर कर दें, सिर्फ बी पे जाएं, या इससे भी पहले एक और काम करें, गिट ब्रांच -a। आपकी गिट की रेपो में जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सारी की सारी यहां डिस्प्ले हो जाएंगी, अगर आप ये कमांड करेंगे लिस्ट हो जाएंगी। यानी आपके पास इस वक्त सिर्फ एक ही ब्रांच है, उसका नाम है मास्टर, और ये स्टैटिक ये शो करता है कि आप कंट्रोल उस वक्त मास्टर पे है। यानी ये देखें कि आपकी यहाँ एक ही ब्रांच है और उसका नाम है मास्टर, और आपका जो हेड है वो मास्टर को पॉइंट कर रहा है। जी फात, कुछ कह रहे हैं आप? सर ये रिपीट कर देंगे, जरा नेट थोड़ा इशू कर रहा था। अच्छा ग्रेट, मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि हमने प्रोजेक्ट में चेंजेस की, हमने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया, हम इस नए फीचर को अपने एग्जिस्टिंग कोड के साथ मर्ज नहीं करेंगे, हम इनको सेपरेट रखेंगे ताकि हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई एप्लीकेशन क्रैश ना हो, या कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज, अननेसेसरी हैपनिंग ना हो जो हमें बाद में नुकसान उठाना पड़े जिसका। अभी तो मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ ना, थिंक ऑफ इट कि अगर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और आपने कोई नया फीचर एप्लीकेशन को अपडेट भेजनी हो और आप पुराने कोड को अपडेट कर दें तो सारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, आपके लाखों यूजर्स हो, सारे यूजर्स की एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो।
तो बेहतर ये होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है आप उसको ना छेड़ें। आपने अगर कोई अपडेट की है तो उसकी आप एक नई ब्रांच बना लें और उस ब्रांच में आप उसको अपडेट करें, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो रन होती रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नई ब्रांच बनानी है। एग्जिस्टिंग हमारे पास एक ही ब्रांच है और वो मास्टर है। तो अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि गिट में आपकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो आप यहाँ लिखें गिट ब्रांच -a। ये कमांड लिखेंगे तो जितनी भी गिट की ब्रांचेज हैं आपकी वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ब्रांच थी जिसका नाम था मास्टर, और स्टैटिक का मतलब ये है कि ये इस ब्रांच को पॉइंट कर रहा है, या हेड, मेरा मेरा जो हेड है या मेरा जो कंट्रोल है वो बेसिकली मास्टर को पॉइंट कर रहा है। और मास्टर को पॉइंट करने का मतलब ये है कि मैं जितनी भी चीजें पुश करूंगा वो सारी की सारी किधर जाएंगी, मास्टर के अंदर जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मास्टर को ना छेड़े, जितनी मैंने आज नई चेंजेस की हैं ये एक नई ब्रांच बना दे इसकी। यहां तक क्लियर है, मेरे साथ है? यस सर। तो गिट ब्रांच ए का मतलब सिर्फ वो सारी ब्रांचेस को लिस्ट करेगा। अभी तक हमारे पास एक ब्रांच है, अब मैं जा रहा हूं एक नई ब्रांच बनाने। तो मैं ये कहता हूं गिट ब्रांच, और नई ब्रांच जो बनाना चाहते हैं उसको कोई नाम दे दें। हम कहते हैं इसको जी लेसन 1, यानी हम आज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि हम आज से ऑनवर्ड चूंकि गिट पे शुरू हुए हैं तो हम इसे लेसन 1 देते हैं। डेली बेस पे जो हम काम करेंगे उसको हम लेसन वाइज गिट पे अलग अलग ब्रांच में पुश करते जाएंगे। तो इस तरह जब आप 2-3 दिन करेंगे तो आपकी गिट के साथ प्रैक्टिस इतनी पक्की हो चुकी है कि आपको उसके बाद इसमें मसला ही नहीं लगेगा। जब मैं इसे क्लिक किया तो अब इसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि मेरी एक और ब्रांच बन चुकी होगी विद द नेम लेसन 1। अब अगर मैं दोबारा वही कमांड ऊपर वाली प्रेस करूं, गिट ब्रांच और -a एंटर करूंगा, तो आप देखें दो ब्रांचेस हैं। पहले उसने मुझे एक ही दी थी मास्टर, अब दो हैं, एक मास्टर और एक लेसन 1। लेकिन जो मेरा हेड है वो अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, मास्टर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक भी मेरे साथ है बेटा? सर जी जी। आपने शुरू में गेट चेकआउट कराया था, वो क्या चीज थी? अब छोड़ देना उसको, वो दो कमांडों का इकट्ठ था, मिक्स था। तो मैंने कहा आप कंफ्यूज होंगे तो मिक्सचर तो तब करूं जब पहले अलग अलग कमांड दूं। अभी बताता हूं चेकआउट क्या है। यहां तक क्लियर है आपको? यस। वो मैंने इसीलिए मिटा दी थी कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखें, अब मेरे पास दो ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेरा हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, मास्टर को। मैं चाहता हूं कि मेरा हेड, चूंकि हेड का मास्टर को पॉइंट करने का मतलब ये है कि जब भी मैं जो चेंजेस सबमिट कराऊंगा वो किधर जाएंगी, मास्टर में जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मास्टर में जाएं, मैं चाहता हूं कि जो चेंजेस मैंने की हैं वो इस नई ब्रांच में जाएं विच इज लेसन 1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले ब्रांच चेंज करूंगा, ये ब्रांच का जो पॉइंटर है या हेड है वो चेंज करूंगा। तो मैं लिखूंगा गेट चेकआउट, और चेकआउट के बाद उस ब्रांच का नाम लिखूंगा जिस पे मैं चेकआउट होके जाना चाहता हूं, लेसन 1। अब मैंने एंटर किया तो आप देख लें उसने नीचे मैसेज दिया, स्विच टू ब्रांच लेसन 1। फॉलोइंग मी? मुझे फॉलो कर रहे हैं बेटा? मुश्किल है तो मैं इसे छोड़ देता हूं यहीं पे। नहीं सर, क्लियर है। बाकी सारे लोग मुझे बताएं, अगर मुश्किल है तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो का ये पहला पार्ट यानी पहला आधा घंटा और आखिरी 10 मिनट कट करके अलग भी रखने पड़े तो लाजमी रखिएगा। मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बेटा। गिट को आप एक दफा प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सबसे पहला स्टेप मैंने ये देखा जी, गेट ब्रांच ए के मेरे पास कितनी ब्रांचेज हैं, एक ही ब्रांच थी मास्टर। उसके बाद दूसरी कमांड मैंने दी गेट ब्रांच लेसन 1, मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट की, उसको नाम दिया लेसन 1। फिर मैंने लिस्ट किया ये चेक करने के लिए कि कितनी ब्रांचेज हैं, फिर मुझे उसने बताया ये 2 हैं। फिर मैंने, मेरा जो हेड था वो पॉइंट कर रहा था मास्टर को। मैंने चाह रहा था कि हेड मास्टर को पॉइंट करने का मतलब ये है कि मेरी सारी चेंजेस जाएंगी मास्टर के अंदर। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं कह रहा था कि मेरी आज की जो चेंजेस हैं, जो अपडेशन हैं, वो लेसन 1 के ब्रांच में जाएं। तो मैंने बेसिकली मास्टर से चेकआउट करना था लेसन 1 में, तो मैंने किया गेट चेकआउट लेसन 1। तो इसने मुझे मास्टर से निकाल के वो खुद मैसेज भी दे दिया कि स्विच टू ब्रांच लेसन 1। अब दोबारा मैं करूंगा गेट ब्रांच -a, तो अब देख लें ये जो करंट हेड है ये किसको पॉइंट कर रहा है, लेसन 1 को पॉइंट कर रहा है। और ये लेफ्ट बॉटम पे ये स्टेटस भी आपको यहां दिखा रहा है कि अभी मैं राइट नाउ किस पे हूं, लेसन 1 पे हूं। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा, एक तो मैं इसलिए बार बार ये एग्जैजरेशन दे के पूछ रहा हूं कि ये चीज
जरूर। अच्छा, अब मैं इसे करूंगा git add डॉट पुरानी कमांड्स। अब ये सारी की सारी चीजें क्या कर देगा, इसने ऐड कर दी होंगी, और ऐड करने के बाद मैं इसको फिर जाऊंगा git commit -m, इसको कहूंगा I have created a new branch and updated my code there। मैंने एंटर कर दिया। अब मैं अगर इसे दोबारा git पुश करूंगा तो नाउ ये मुझे वही पुराना वाला मैसेज दे रहा है। मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ इसे पेस्ट करूंगा, और दिस इज गोइंग टू बी पुश्ड ऑन द रिमोट रेपो, और दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल। अब मैं इसे CLS करूंगा, वापस यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ एक मास्टर है ना, तो यहीं से नीचे रिफ्रेश करूंगा तो एक नई ब्रांच आ जाएगी। वो कह रहा है लेसन 1 हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, और यहाँ पे आप जाएंगे तो नाउ यू हैव लेसन 1, और अब आपके पास दोनों वर्जन महफूज हैं। जो मास्टर वर्जन है उसमें कल तक का कोड, यानी आज की क्लास के स्टार्ट तक जो कोड था वो पड़ा होगा, और जो लेसन 1 है उसमें वो चेंजेस शामिल होंगी जो हमने आज की हैं। अब जब हम कल की क्लास लेंगे तो कल की क्लास का जो कोड है वो एक नई ब्रांच में अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा 3 महीने का ये कोर्स एंड होगा तो आपके पास डे 1 से लेके, यानी राइट फ्रॉम टुडे टिल द लास्ट वर्किंग डे, हर दिन का सेपरेट कोड पड़ा होगा, और हर दिन में जो जो चेंजेस की होंगी वो सेपरेटली पड़ा होगा, और उसमें प्रॉपर ट्रैकिंग और सारा फीचर पता होगा उसको, सारा कुछ मौजूद होगा उसमें। अगर आप इसमें उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखें, मास्टर में जाएं, मास्टर की सोर्स में जाएं। सोर्स में हमने चेंजेस किया कंपोनेंट्स में, बल्कि कंपोनेंट में नहीं चेंज किया हमने, ऐप में चेंज किया। app.js में जाएं और इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हेडर और होम दो कंपोनेंट। अब मैं जाऊंगा वापस लेसन 1 में, लेसन 1 में जाके सॉरी बैक टू दिस सॉरी लेसन 1 में जाके app.js में जाएं, तो इसमें ये आज की स्टेट और स्टेट म्यूटेबिलिटी, डिस्ट्रक्चरिंग और डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी synchronize our code to the GitHub, we create the branches। ये सारे स्टेप्स हैं, अगर आपको स्नैपशॉट लेना है, बल्कि रिकॉर्डिंग मौजूद है, जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया, नई ब्रांच क्रिएट की, उसके बाद फिर उस ब्रांच में चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद उस ब्रांच को ऐड किया, कमिट किया, पुश किया। ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। ब्रांच हम उस वक्त क्रिएट करेंगे जब हमने कोई मेजर चेंज की होगी, और हम उस मेजर चेंज को पुरानी एग्जिस्टिंग कोड के साथ मर्ज नहीं करना चाहते, हम उसको सेपरेट रखना चाहते हैं। So that's all for today from my side. If any questions still, you are welcome to ask. Otherwise, Eid Mubarak in advance to all. Or Eid Mubarak, sir. Wish you all the best. We'll see you inshallah next Monday. I hope you are enjoying the course now. जी सर। हमारा ये बिल्कुल बेसिक कोर्स नहीं है, ये एडवांस शुरू हो चुका है आपसे ऑनवर्ड, और ये पूरी की पूरी फुल फ्लैज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जारी हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल है। जी 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 वाह सर, ये जब हमने नई ब्रांच क्रिएट की थी तो उस वक्त वो ब्रांच खाली थी ना? नहीं, खाली नहीं थी। ये बात याद रखें कि जब भी हम नई ब्रांच क्रिएट करते हैं तो उस ब्रांच से पीछे जितना कुछ मौजूद होता है वो सारा कुछ आता है उसके अंदर। ठीक है, ठीक। मैं एक मिनट मुझे दें जी, सॉरी, मैं क्लास एंड करके दोबारा आ रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग। ताकि भाभी यार, आपको तो मैंने ये चीज समझाई भी है क्लास में भी, अगर आपको याद हो। सर ब्रांचेस नहीं सिखाई थी। अच्छा अच्छा, चलें ये देख लें, ये देख लें बेटा, हमारा कोड जो चल रहा होता है ना वो ये चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस स्पॉट पे कुछ चेंज आई, ये हमारा कोड है, ये एक लाइन में। अब हम इस पॉइंट पे चाहते हैं जी कि हम ब्रांच क्रिएट कर लें, तो ये कोड बेसिकली ये सीधा चल रहा होता है, ब्रांच ये इसकी एक चल रही होती है, ये इसकी अलग ब्रांच क्रिएट हो गई। अब हम इस ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये जो ब्रांच नहीं बनी है, मेन रूट से जो निकली है, ये इस एक पर्टिकुलर जहां से ये ब्रांच निकाली है वहां तक के कोड की एग्जैक्ट कॉपी होगी इस ब्रांच में। ठीक है,
अब हम यहां से फॉर एग्जाम्पल दूसरी ब्रांच भी क्रिएट कर ली, या यहां आके हमने दूसरी ब्रांच क्रिएट कर ली इस पॉइंट पे आके, तो अब ये भी सेव है, ये भी सेव है। यहां आए तो हमने ये नई ब्रांच क्रिएट की, तो ये जो ब्रांच है ये यहां तक के कोड का जितनी भी चेंजेस होंगी, जितना भी कोड होगा, इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। अब इसमें जो चेंजेस होंगी, ये सेकंड चेंज, ये थर्ड चेंज, अब ये बेसिक रूट कोड तो एज इट इज। अब फॉर एग्जांपल आपने ये 3 चेंजेस कर ली और आपको फाइनल अगे चेंजेस 100% कंफर्म हो चुकी, अब ये चेंजेस आप दोबारा मर्ज करना चाहते हो, तो आप दोबारा इनको अपने मेन कोड के साथ, ये मेन रेपो के साथ मर्ज कर सकते हो। ये मास्टर चल रहा है आपका, ये जो दरमियान वाली लाइन है ये क्या मास्टर चल रहा है, और ये जो ऊपर है ये ब्रांचेस चल रही हैं आपकी। आप चाहें तो किसी भी टाइम ब्रांच को मास्टर के साथ मर्ज कर सकते हैं। हमने अभी मर्जिंग नहीं सीखी, लेकिन हमने ब्रांचेस क्रिएट करना सीख ली। ये सारी ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली भी मेंटेन रहेंगी, और फिर जब किसी पॉइंट पे आप चाहेंगे तो ये मेन के साथ या मास्टर के साथ मर्ज भी हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया अब्दुल वहाब? जी सर। अब अब्दुल वहाब, खास तौर पे आपसे मुझे एक फेवर चाहिए। जी सर। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली वो फ्रीवेयर ही है, मेरा यूं समझने के पर्सनल है, और मेरे ख्याल में आपकी और जुल्करनैन की, जिनको मैं जानता हूं, इनकी स्किल्स फ्रंट एंड की सबसे अच्छी हैं। ठीक है, आप कहेंगे अच्छी स्किल्स होना भी जुर्म बन गया। मुझे उस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में आपसे फेवर चाहिए। ठीक है सर। आप वॉलंटरीली अपने आप को रेंडर करेंगे, ईद की छुट्टियों में मुझे बना दें। फिलहाल एक पेज ही है, लेकिन उसमें भी वो चूंकि रिएक्ट में ही बनाएंगे, आपकी रिएक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। सर वो डिजाइन बना हुआ पहले से या? जी बिल्कुल बना है, वो थीम हब पे है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। ठीक। ठीक है, आप रुकेंगे क्लास में ही, बाकी लोग छुट्टी करेंगे। थैंक यू जी बाकी लोगों को।